अब हमारे सामने है बिन कार्ड। अगर हम स्टोर्स लेजर की बात करें मटेरियल कंट्रोल में, तो स्टोर्स में हमारा माल रखा जाता है गोडाउन में। स्टोर्स में माल रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री बहुत अलग अलग टाइप की रखी जाती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया तो चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बिन कार्ड वहाँ पर एक हमारे पास बहुत पुराना टाइम से इम्पोर्टेंट टेक्निक है स्टोर्स को कंट्रोल करने की, उसको रिकॉर्ड करने की। बिन कार्ड क्या रहता है कि जहाँ पर हमारा मटेरियल रखा रहता है, वहाँ पर हम अगर अलमीरा है या रैक वगैरह है, तो वहाँ पर हम एक कार्ड लगा देते हैं। उस कार्ड में रिसीट ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल, बैलेंस हमेशा लिखा रहता है। यहाँ पर वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्वांटिटी लिखी रहती है और साथ में रिमार्क्स होता है। वहाँ पर हम ये भी लिखते हैं कि री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल जैसे ही अचीव होता है, बैलेंस में हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर हम जनरली EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब हम बिन कार्ड बनाकर रखते हैं, तो वहाँ पर हम मैनुअल सिस्टम जहाँ होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम जहाँ नहीं होता है छोटे बिजनेसेस में, वहाँ पर हम बिन कार्ड के ऊपर EOQ, ROQ वगैरह या री ऑर्डर लेवल सब लिख कर रखते हैं। इसके अंदर वैल्यू नहीं आती है, केवल क्वांटिटी आती है। तो बहुत ही सिंपल है, थ्योरी में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। तो इस पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। बिन कार्ड अगर स्टोर में हमारे पास जहाँ पर अलमीरा रैक या ड्रॉर होते हैं, तो वहाँ हम लटका देते हैं, इसे बिन कार्ड बोलते हैं। इसमें डिटेल होती है कि कितना हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक रहना चाहिए, कितना मिनिमम रहना चाहिए, और डेली बेसिस पर इसमें बैलेंस मेंटेन रहता है। इसका एक फॉर्मेट मैंने बताया है। सपोज बिन कार्ड है और इसमें बता रखा है मटेरियल का नाम, उसका कोड नंबर, फोलियो नंबर, बिन नंबर क्या है, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, ऑर्डरिंग लेवल क्या है, तो ये सब उस पर लिखा रहता है। अब जैसे ही हमें ओपनिंग बैलेंस है सपोज 1 अप्रैल 2019 को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, और क्वांटिटी लिख देंगे से 500 kg है या 500 यूनिट्स हैं। और फिर हमारे पास नया माल आया 16 अप्रैल को, तो हम रिसीट में या परचेजेस लिख देंगे। हाँ, चालान नंबर है 742, क्वांटिटी आई है 1000 kg, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा बैलेंस अब 1500 kg हो गया है। सपोज इशू हुआ है 20 अप्रैल को, तो हम यहाँ लिख देंगे इशू हो गया है। और इशू के केस में रिक्विजिशन नंबर होगा कि जो माल इशू होगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा स्टोर डिपार्टमेंट से कि उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो एक रिक्विजिशन भेजेंगे। उस रिक्विजिशन स्लिप पर रिक्विजिशन नंबर होगा, तो वो रिक्विजिशन नंबर है मान लिया 341, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी 200 का ही है, बैलेंस 1300। तो इस तरीके से ये बनाया जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आ जाएगा। कोई रिमार्क है तो वहाँ लिख देंगे। हम क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें पता चल पाए कैसा है। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पर हमें स्टील बार है एक, और उसके रिकॉर्ड मेंटेन है मार्च 2016 के बारे में, और अलग अलग डेट में 1, 2 से लेकर 31 मार्च तक है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कब माल आया गया। एग्जामिनेशन हुआ, स्टॉक वेरीफायर को पता चला मार्च 26 में 3 टन माल शॉर्टेज है। मैक्सिमम स्टॉक 300 टन्स का है और मिनिमम 50 है। ऑर्डरिंग लेवल 100 है। ड्रॉप ए बिन कार्ड नंबर 120 फॉर स्टील बार विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स शोइंग द ट्रांजेक्शन इन मार्च 2016। तो हमें यहाँ पर बताना है किस टाइप से बिन कार्ड बनेगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा जगह इसको नहीं देते हैं, और स्पेस तो हेडिंग डाल देंगे हम इस पर, बिन कार्ड
और जो रिकॉर्ड्स हैं उस पर नाम लिख देंगे, स्टील बार, नेम ऑफ प्रोडक्ट स्टील बार, और मिनिमम स्टॉक लेवल लिख देंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल लिख देंगे। मिनिमम लेवल है 50 टन्स, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 300 टन्स, ये लिखा हुआ है। ऑर्डरिंग लेवल है वो भी लिख देंगे, ऑर्डरिंग लेवल 100 टन्स। इसका नाम है बिन कार्ड नंबर 120 4 हम बना रहे हैं 31 मार्च के लिए। वो आप चाहें तो लिखें डेट, चाहें तो ना लिखें। अब यहाँ पर मार्च 1 में ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर बैलेंस में आ जाएगा 200 टन्स। मार्च 2 में इशू है, तो यहाँ पर्टिकुलर से हम लिख देंगे इशू। और रिक्विजिशन नंबर 171 है, तो रिक्विजिशन नंबर में 171 आ जाएगा, क्वांटिटी में 57 आ जाएगा, और हमारा 200 टन में से 57 रिड्यूस होकर 143 टन्स माल रह जाएगा बैलेंस में। मार्च 3 में फिर से इशू है, तो हम मार्च 3 में इशू लिख देंगे। और रिक्विजिशन नंबर 205 है, 205, और हमारे पास 83 टन इशू करना है, तो क्वांटिटी में इशू में 83 टन कर देंगे, तो हमारे पास 60 टन माल रह जाएगा बैलेंस में। ऐसे कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में ईजी हो। फिर 5th को हमें रिसीट हुआ है चालान नंबर 50 से 120 टन्स, तो 5 मार्च में रिसीट में लिख देंगे या परचेजेस लिख सकते हैं, चालान नंबर 50 और क्वांटिटी है 120 टन्स। तो 60 और 120 हमारा मिलाकर 180 हो जाएगा, 180 टन्स। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इजी है, जहाँ पर हमें बहुत ही सिंपल इसको प्लस माइनस ही करना है। 5th के बाद 8th को इशू है 92 टन्स, तो 8th को हम इशू कर देंगे। रिक्विजिशन नंबर में 248 92, तो 180 में से 92 लेस कर देंगे तो 88 टन्स रह जाएगा। फिर 12th को हमने इशू करना है 30, तो इशू कर देते हैं 30 टन्स है, और रिक्विजिशन नंबर है 324, तो 58 बैलेंस रह जाएगा हमारे पास। इसके बाद 17 को हमें रिसीट हुआ है माल 17 परचेजेस 100 टन्स आया है, चालान नंबर है 5800, तो हमारे पास बैलेंस में 158 हो जाएगा। 17 के बाद 24 को हमने इशू किया है 69 टन्स, 24 को इशू 69, 328 और 69, तो 69 टन इशू करने के बाद जो बैलेंस रह जाएगा वो 89 रह जाएगा। 24 के बाद में हमें 26 को क्वेश्चन में लिखा है कि शॉर्टेज है 3 टन्स की, तो 26 को शॉर्टेज लिखेंगे। शॉर्टेज को इशू में लिखेंगे क्योंकि हमारा माल कम हो जाता है शॉर्टेज की वजह से, तो शॉर्टेज 3 टन्स का है, तो 86 टन्स रह जाएगा हमारे पास स्टॉक। नाउ शॉर्टेज के बाद 28th में इशू है, अगेन इशू है 28th में 29 टन्स
410 रिक्विजिशन के हिसाब से 57 टन माल रह जाएगा, और 30 को हमें सप्लायर से मिला है 125 टन्स, तो 30 में रिसीट लिख देंगे। 101 चालान नंबर है और माल मिला है 125 टन्स, तो क्वांटिटी बढ़कर 182 टन्स हो जाएगी। 30 के बाद में रिसीट बैक बाय क्रेडिट स्लिप ऑफ 10 टन्स, तो हमारे पास हमने इशू किया होगा माल वो वापस आ गया है 30 को ही, तो 30 को हम रिटर्न के नाम से लिख देंगे। हमारे पास क्रेडिट स्लिप आई है तो चालान नंबर की जगह क्रेडिट स्लिप आ जाएगी स्टार बनाकर, या वैसे इसी में हम लिख सकते हैं। तो क्रेडिट स्लिप नंबर है 45 और हमारे पास 10 टन्स माल वापस आया तो 192 टन्स हो जाएगा। 31 को हमने फिर इशू किया है माल 85 टन्स, तो 31 को इशू, और इसमें रिक्विजिशन नंबर 513 है, जो माल है वो 85 है, तो 192 में से 85 इशू हो गया तो 107 रह गया। तो आपको ये पता चला होगा ये कितना सिंपल है, केवल प्लस माइनस करनी है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है स्टोर्स लेजर को कैसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर अब हमारे सामने है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर मेंटेन करने के लिए हमें उसके अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है इसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीके का जो माल है वो अलग अलग रेट का आ सकता है। तो जब हम इशू करेंगे तो उस अलग अलग रेट को कैसे मैनेज करेंगे, इशू करते हुए उसकी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या लेंगे, इसके लिए हमें रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए। और चोरी होने से बचाने के लिए भी हमें स्टॉक मेंटेन करना होगा। इससे पहले हमने जब पढ़ा था बिन कार्ड, तो बिन कार्ड वहाँ पर रखा जाता है, मैंने बताया था जहाँ पर अलमीरा या रैक जहाँ पर हमारा गोडाउन में स्टोर डिपार्टमेंट में माल रखा गया है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू का भी यूज़ करेंगे, बनेगा बिन कार्ड की तरह ही लेकिन विद वैल्यू। द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज स्टोरेज इज़ ऑफ द ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी, क्योंकि नॉर्मली सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व होती है, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। ड्यू अटेंशन हमें देनी पड़ती है रूटीन पर और प्रॉपर अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो जो रॉ मटेरियल है और जो सप्लाई है उन दोनों में ही कैश की तरह हमें मानना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसका ध्यान रखना है प्रॉपरली, और स्टोर कीपर जो है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टोर्स को मेंटेन करने के? एक तो हमारे पास समय से सप्लाई हो पाए, जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट हो। कम माल है तो भी पता चल जाए, अंडर स्टॉकिंग मतलब हमें जितना ज़रूरी है उससे कम रखा हुआ है तो रिकॉर्ड मेंटेन करके पता चल जाएगा। ओवर स्टॉकिंग ज़्यादा रखा है तो भी पता चल जाएगा। हमें बिना देरी के पता चल सकेगी कौन सा माल कहाँ रखा हुआ है, इशू जल्दी से हो जाए। माल चोरी होने से, वेस्टेज होने से और डिफेक्टिव स्टोरेज से बच जाए। पिलफरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी उठाईगिरी को हम पिलफरेज बोलते हैं। जैसे कभी किसी की शॉप होती है तो उस शॉप पर कोई टॉफ़ी कोई उठा लेता है, छोटा मोटा सामान उठा कर ले जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। थेफ्ट जो बड़ी चोरी होती है, आग लगने से हम बचा सकें, स्टोरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है इन्वेंट्री सिस्टम। एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये जो रिकॉर्ड हम क्वांटिटी और वैल्यू वाइज लिखेंगे, इसके लिए पीरियोडिक कहाँ मेंटेन होगा और परपेचुअल क्या होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम ऐसा है जहाँ पर क्वांटिटी और वैल्यू इन्वेंट्री की केवल ईयर एंड में हम कैलकुलेशन करते हैं और वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन की मदद से, तो उसे हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। मतलब हर बार जब माल आएगा जाएगा उसे बिन कार्ड में हर बार रिकॉर्ड किया ना, उस तरीके से हम स्टोर लेजर में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, हम
केवल बिन कार्ड में रिकॉर्ड करेंगे, हर बार इन्वेंट्री में उसको आना जाना नहीं लिखेंगे। ईयर एंड पर जाकर हम वैल्यूएशन करेंगे, स्टोर में जाएंगे, लिस्ट बनाएंगे क्या क्या मटेरियल है, कितने कितने रुपए का है, कितनी क्वांटिटी है। क्योंकि हम इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पर नहीं पता चल पाता कि हमारे पास माल कितना किस समय रखा हुआ है। जो कॉस्ट मटेरियल की है उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, अगर हमें पता चल जाए कि कितना यूज़ करा है हमें, तो हम अलग अलग समय पर कंजम्पशन के लिए यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हम डिटेल इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कब माल आ रहा है कब माल जा रहा है ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन कैसे पता चलता है हमें, हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना कंजम्पशन हुआ, क्योंकि हर बार इशू करते हुए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग होगा, परचेजेस हमें परचेजेस बिल से पता चल जाएगा, और करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हम जब ईयर एंड पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसके लिए क्या स्टेप्स लगाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हमें जाकर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, पर्सनली खुद जाकर हमें स्टोर में जाकर करना होगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपके पास स्टोर जाने का ऑप्शन होगा नहीं। तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे आप, एग्ज़ाम में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस जो भी रिसीट है माइनस इशू कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स आ जाएंगी। और उसकी वैल्यूएशन करने के लिए अभी हम देखेंगे इसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो लगाना पड़ेगा। और जब मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा रुपीज़ में। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। पहले इसी का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सो दैट आपको परपेचुअल सीखने से पहले पता चल जाए कि पीरियोडिक को कैसे करते हैं। अभी हमने कहा कि जो भी मेथड है वो लगाएंगे, और मेथड लगाने के लिए हमारे पास डरना नहीं, केवल 10 मेथड है, ज़्यादा नहीं है, 10 मेथड है हमारे पास। फीफो, लीफो, एवरेज, हीफो, नीफो, ये सब है। एक एक करके सीखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और सबसे पहले है हमारे पास फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारा इस मेथड में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है लोगों के मन में, उसे भी आज हम समझेंगे। फीफो एक हमें ऐसा लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो माल पहले आया है वो माल पहले इशू होगा, ऐसा हमें लगता है कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा अगर हम फीफो मेथड यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। फीफो यूज़ करने का मतलब ये है कि हम एज्यूम करेंगे कि जो माल पहले हमने खरीदा है वही माल इशू होता है, और उसका यूज़ करने से, ऐसा एज्यूम करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ऐसा एज्यूम करने से हम लोग वैल्यूएशन कर पाएंगे अपने स्टॉक की। लेकिन है क्या फीफो, मैं आपको समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर हम लोग फीफो के अंदर माल कैसे इशू करेंगे और क्या हमारे मन में गड़बड़ है, ये जान मैंने ज़्यादा रुका हूँ अभी एडिट करते हुए, इन सबको हटा देना। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को समझते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास ये गोडाउन है, गोडाउन में हमारे पास मटेरियल ए आया और हमारे जो वर्कर है उसने यहाँ पर मटेरियल ए रख दिया। ये 100 यूनिट्स आया है सपोज 5 रुपीज़ के हिसाब से। अब हमने इसके बाद मटेरियल ए का ही सेकंड लॉट, ये फर्स्ट लॉट था, सेकंड लॉट को परचेज कर लिया।
तो सेकंड लॉट क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया और ये हमने 200 यूनिट्स 6 रुपीज़ के हिसाब से परचेज कर लिया एट द रेट ₹6। ये फर्स्ट लॉट है, इसके ऊपर सेकंड लॉट है, मटेरियल ए ही है, दोनों सेम मटेरियल है। अब हमने अपने जो एम्प्लॉई है, वर्कर है, उससे बोला कि हमें यूज़ करना है 20 यूनिट्स, आप लेकर आइए। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा, मे बी वो फर्स्ट लॉट से, मे बी सेकेंड लॉट से, जहाँ उसे कंफर्टेबल लगेगा वहाँ से वो ले आएगा। अनटिल अनलेस ये पेरिशेबल नेचर की आइटम है, तो हम अगर ख़राब होने वाली आइटम है तो हम ये चाहेंगे कि जो पहले हमने ख़रीदा पहले उसको यूज़ करें, तो फिर हम एक के ऊपर एक उसको हम ऐसा भी फर्स्ट लॉट और सेकेंड लॉट को ऐसा अलग अलग रखेंगे। लेकिन अगर हमने फर्स्ट के ऊपर सेकेंड को रख दिया है तो बड़ा नेचुरल है कि वो सेकेंड में से निकाल कर हमें दे देगा। तो ये हो सकता है कि वो 20 यूनिट फर्स्ट लॉट से निकाल कर दे, ऐसा भी हो सकता है वो फर्स्ट की बजाय सेकंड लॉट से निकाल कर दे। तो लेकिन फीफो का मतलब क्या है, फीफो का मतलब ये है कि हमें जो फॉर्म एज्यूम करना है कि ये फर्स्ट लॉट से ही है और इसका रेट इशू के समय 5 रुपीज़ के हिसाब से ही लगाना है। हो सकता है ये सेकंड लॉट का माल हमें दे गया, लेकिन हमें फिर भी ये फर्स्ट लॉट के रेट से लगाना है, ऐसा एज्यूम करते हुए कि हमारा फर्स्ट में से इशू हुआ होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। ये मान लिया ड्रम है और इस ड्रम के अंदर हमने 100 लीटर ऑयल डाल दिया, जो हमने 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से परचेज किया है और ये हमारा ऑयल इसमें आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हमने 50 लीटर ऑयल और परचेज कर लिया एट द रेट 51 पर लीटर। ये ऑयल भी इसके अंदर डाल दिया। अब जब हमने ये ऑयल डाला तो ऐसा तो है नहीं कि ये ऑयल यहाँ पर अलग से होगा और अब इसको इसमें से निकालो या इसमें से निकालो, ये पॉसिबल कर सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हमें क्या होगा, जैसे ही ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल इसमें मिक्स हो जाएगा और ए और बी आपस में मिक्स हो गए। अब आप अपने एम्प्लॉय से कहिए कि भैया हमें 5 लीटर ऑयल चाहिए और उससे कहना कि हमारा मेथड है फीफो। वो कहेगा क्या बाबू जी? हम कहेंगे जी फीफो। वो कहेगा क्या जी, समझ में नहीं आया। हम उससे कहेंगे फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहे वो क्या होता है? एम्प्लॉय को, वर्कर अनपढ़ है बेचारा, उसे आप समझाओगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो माल पहले आया था पहले वही इशू होगा। जाओ और जो कल को 100 लीटर माल खरीदा था उसमें से 5 लीटर निकाल कर लाओ। अब वो जाएगा इस ड्रम के पास और वो देखेगा ड्रम के अंदर तो सारा ऑयल मिक्स हो चुका है। क्या वो पॉसिबल है कि पुराने वाले में से निकाल कर ले आए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इस सिचुएशन में फीफो मेथड लगा ही नहीं सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फीफो मेथड ये नहीं कहता कि हम फिजिकली माल को कैसे यूज कर रहे हैं। फीफो मेथड ये नहीं बताता है कि जो पहले माल परचेज किया रहा है पहले उसी को इशू करना है। फीफो ये कहता है कि जब हम रेट को कैलकुलेशन करने के लिए, इशू प्राइस का कैलकुलेशन करने के लिए रेट लेंगे तो ये एज्यूम करेंगे कि पहले वाला माल इशू हुआ है। नेसेसरी नहीं है कि प्रैक्टिकली एक्चुअल सिचुएशन में भी वही माल इशू हो रहा। तो यहाँ पर फीफो लगाया जा सकता है। माल वो मिक्स में से निकाल कर लाएगा और आप रेट लगाएंगे 5 लीटर का जो पहले परचेज किया था एट द रेट 50 रुपीज़। तो ये बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि फीफो मेथड का मतलब है एजम्पशन कि माल जो हमने पहले खरीदा है उसी रेट का माल इशू हो रहा है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एजम्पशन है, एक्चुअल नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो माल हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं बुक्स में वो बाद में हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, जो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। वहाँ सिचुएशन में क्या करेंगे समझेंगे, लेकिन आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो माल मिक्स हो चुका है उसमें से निकाल कर हम कैसे देंगे। वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसको, फीफो का मतलब क्या है।
अंडर दिस मेथड मटेरियल जो पहले इशू हुआ है, रिसीव हुआ है, पहले वही इशू होता है। ऐसा लैंग्वेज लिखा है, दैट इज ऑर्डर इन विच द मटेरियल आर रिसीव्ड इन आर इशूड एट देयर कॉस्ट प्राइस इन द सेम ऑर्डर। तो लिखने में ऐसा होता है कि जो पहले खरीदा है वही इशू होगा, लेकिन ये सेंस है, कॉमन सेंस, कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Thus, the FIFO method follows the principle that material received first are issued first. After the first lot or batch, the material purchase is exhausted, the next lot is taken for supply. ये कह रहे पहले जो माल आया है पहले उसी को खत्म करो, उसके बाद दूसरे को इस्तेमाल करो, ऐसा एज्यूम करिए। इसमें इन्वेंट्री का प्राइस लेटेस्ट कॉस्ट पर होगा। ये क्या मतलब है इसे समझते हैं। लेटेस्ट कॉस्ट पर होगा, इसका क्या मतलब है? जो मटेरियल का प्राइस है वो लेटेस्ट कॉस्ट पर होगा, इसका क्या मतलब है? देखिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, पहले 100 लीटर माल खरीदा 50 के हिसाब से, ठीक है, फिर 50 लीटर खरीदा 51 के हिसाब से, ये पहले खरीदा ये बाद में खरीदा। अब फीफो क्या कह रहा है, एज्यूम करो पहले इसमें से इशू किया, तो पहले हमने 5 लीटर इसमें से इशू कर दिया, कितना रह गया 95। मान लिया फिर 90 यूनिट्स इशू कर दिया, रह गया 5। मान लिया फिर आपने 10 यूनिट्स और इशू किया, 10 यूनिट्स और इशू किया तो 5 इसमें से इशू हो गया, ये हो गया नील, और 5 इसमें से इशू करा तो ये रह गया 45। फिर 10 इशू करा, क्या रह गया 35। अब 35 ईयर एंड में या मंथ एंड में रह गया, ये स्टॉक है, तो ये कौन सा रेट है, ये 51 का रेट है, और 51 का रेट कौन सा है, जो बाद में था। तो इसलिए फीफो कहता है कि जो लेटेस्ट परचेजेस है उस परचेजेस पे हमारा स्टॉक मेंटेन होता है या वो वैल्यूड होता है। क्यों? क्योंकि फीफो के हिसाब से जो पहले था वो पहले इशू हो चुका होगा, रेट वो लग चुका होगा, जो बचा हुआ है वो बाद वाले परचेजेस में से बचा हुआ है, इसलिए हमारा स्टॉक लेटेस्ट परचेजेस पर वैल्यू होता है। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। It should be noted that assumption of FIFO is only for accounting purpose, that is the physical flow of material need not be necessarily be in the order of the flow of cost. यहाँ पर ये बात मैंने लिख दी है, जानबूझकर लिखी है ताकि आपको बाद में याद रहे। Though normally material would be expected to move out of the stock on appropriately a FIFO basis because the oldest stock are usually used up first. जनरली तो ऐसा ही होगा। आप एक पेस्ट्री शॉप पर जाएंगे और पेस्ट्री शॉप पर जाएंगे तो क्या होगा, आपको पेस्ट्री रखी हुई है बहुत सारी, आप कहेंगे भैया पेस्ट्री दे दो, वो पेस्ट्री आपको देगा। तो पेस्ट्री उसके पास जो आज की है वो वहाँ पर नहीं रखेगा, आज की वो अलग जगह रखेगा, ये कल की होगी। अगर उसके पास कल वाली भी है आज वाली भी है तो पहले किसे कंज्यूम करेगा, वो कल वाली पेस्ट्री को, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। आप हो सकता है उससे पूछा भैया फ्रेश है ना, ये एक वाहियात क्वेश्चन है जो कई बार हम जाकर पूछते हैं, भैया ये फ्रेश है ना, अब बताओ फ्रेश नहीं है, वो कहेगा नहीं जी ये तो कल की है, मैं तो आपको खिला कर ख़त्म कर रहा हूँ। कभी ऐसा होगा ही नहीं, वो फ्रेश नहीं होगी तो भी वो कहेगा जी बिल्कुल फ्रेश है, अभी लेकर आया हूँ। तो हम क्या करते हैं, जनरली फीफो बेसिस पर सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। ये मेथड सुटेबल है जहाँ पर प्राइस डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इशू जो होगा वो पुराने महंगे रेट पर इशू हो जाएगा। जब माल रेट डाउन हो रहे हैं और रेट जो डाउन होने की सिचुएशन में जो इशू है वो महंगे रेट पर होगा और जो स्टॉक होगा वो हमारा सस्ता हो जाएगा। स्टॉक सस्ता होने के दो फायदे हैं, एक तो हमारा प्रॉफिट कम निकल कर आएगा और हम जल्दी ही महंगा रेट अपने कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। इस बात को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि यहाँ पर लिखा है कि अगर रेट कम हो रहे हैं तो फीफो मेथड बढ़िया होता है। देखिए सपोज आपने पहले माल खरीदा 50 रुपीज़ के रेट से, फिर माल खरीदा 48 के रेट से, फिर माल खरीदा 45 के रेट से, और आपके माल का रेट रिड्यूस होता चला जा रहा है। हर बार नई परचेजेस पे आपको सस्ता माल मिल रहा है, ठीक है। तो अब फीफो मेथड में क्या होगा, जैसे ही आप ये वाला माल इशू करेंगे, सबसे पहले माल इशू करेंगे तो 50 वाले रेट का माल जाएगा, फिर 48, फिर 45। तो ऐसा करने से क्या होगा, महंगा माल आप पहले ही अपने कस्टमर से ले लेंगे। अगर आप इसको फीफो के हिसाब से ना लगाकर लीफो लगाएं, लास्ट इन फर्स्ट आउट,
जो अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट में अगर लगाएंगे तो आप पहले अगर 45 का रेट लगा दोगे, परचेज कर रहे हो 50, लगा रहे हो 40, लेटेस्ट प्राइस 45 है और उसी पर आप कर रहे हो, तो ये पुराना माल तो रह ही जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब नया माल और 40 का आएगा तो कस्टमर आपको 50 रुपीज़ थोड़ी ना देगा। तो जब भी हमारे रेट कम होते चले जा रहे हैं तो फीफो मेथड हमारा अच्छा रहता है। क्यों? एक तो हम जल्दी जल्दी से अपने कस्टमर से महंगा रेट वसूल कर लेते हैं। दूसरा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कौन से रेट पर होगा, हमने क्या बात करी थी, लेटेस्ट परचेजेस जो 45 है, तो 45 पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अगर 45 का है और यहाँ पर परचेजेस आपकी 48 की है, तो आपका जो कंपैरिजन में जो स्टॉक कम होने की वजह से जीपी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और जीपी रिड्यूस होने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट रिड्यूस होने से क्या होगा, इनकम टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो फीफो मेथड यूज़ करने से। तो इसीलिए लिखा है इसमें कि अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो फीफो मेथड अच्छा रहता है। क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं लेटेस्ट प्राइस पर, जो कम से कम होता है। इसकी वजह से हमारा स्टॉक की वैल्यू कम होती है, और स्टॉक की वैल्यू कम होने से बुक प्रॉफिट कम होता है, और बुक प्रॉफिट कम होने से टैक्स लायबिलिटी कम होती है। एक्चुअल प्रॉफिट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा ना। आप भाई आपकी जो सेल हो रही है जिस प्राइस पर हो रही है उसी प्राइस पर हो रही है, जो प्रॉफिट आपको कैश में आ रहा है वो उतना ही आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की केवल वैल्यूएशन करनी है। अब उसकी वैल्यूएशन कम होने की वजह से मेथड ऐसा है कि उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है, उसकी वजह से अगर हमें कम दिखाई दे प्रॉफिट और कम टैक्स लगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। ये मेथड इजी है समझने के लिए, आपको बहुत आराम से समझ में आ गया, भैया जो पहले आया पहले वो जाएगा। ऐसा जनरली भी होता है ना, आप एक लाइन में लग रहे हैं, सपोज आप एक टिकट लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं, तो पहले जो लाइन में लगा है उसी का नंबर पहले आएगा ना। तो ज़्यादातर हर जगह फीफो मेथड ही यूज़ होता है। प्राइस ऑफ द मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ आउट ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट परचेजेस पे वैल्यूड होता है, तो स्टॉक बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में करेक्ट मार्केट प्राइस के आसपास ही रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। कुछ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके केवल फ़ायदे हों, कुछ नुकसान भी हैं इसके। पहला क्या, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट स्टोर। हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक माल किस किस रेट पर आया उसका हिसाब रखना पड़ेगा। अगर 10 रेट का माल अलग अलग आ गया तो स्टोर लेजर में सबका हिसाब अलग करो भैया। 5 रुपये का अलग, 4 रुपये 80 पैसे का अलग, 4 रुपये 50 पैसे का अलग, कब आया कौन से में से गया, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। प्राइस ऑफ मटेरियल इशू टू डिफरेंट जॉब ऑन द सेम डे मे बी डिफरेंट। पता चला हमारे पास 2 रेट का माल है, थोड़ा सा यूनिट पुराने रेट का थोड़ा सा नया है, तो आज ही एक जॉब की कॉस्ट कम एक जॉब की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सही नहीं है। हमें अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट अगर चार्ज करेंगे और अगर वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। एज द मटेरियल इज इशूड ऑन ओल्ड प्राइस द प्रोडक्शन में नॉट बी इक्वल एट द मार्केट प्राइस। रेट पुराना है, पुराना फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रेट इशू जो कर रहे हो पुराना रेट हो सकता है 1 महीने पुराना रेट हो और अब रेट बढ़ गए हैं, हम पुराना सस्ता ही ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर हम देखें कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने एक पीरियोडिक के बारे में बात करी थी। पीरियोडिक मेथड हम क्या करते हैं, ईयर एंड में वैल्यूएशन करते हैं। एक बार हम थोड़ा सा उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पीरियोडिक मेथड सीखा था, पीरियोडिक मेथड में क्या क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स सीखे थे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स का पता लगाइए। स्टेप नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट का पता लगाइए। स्टेप नंबर 2, उसको रुपीज़ में पता लगाइए एज पर द मेथड। और नंबर 3, फिर उसको मटेरियल कंज्यूम का पता लगाइए। ये आप एक जगह लिख लीजिएगा क्योंकि हम इस क्वेश्चन में अब ये काम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ओपनिंग स्टॉक नील, परचेजेस 2 बार है, जनवरी 1 और जनवरी 20 को 100 यूनिट्स हैं, 1 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से। इशू 2 बार है, 22 और 25 को। जॉब नंबर ए जॉब नंबर बी पर 60 और 70 यूनिट्स। कंप्लीट द रिसीट एंड इशू वैल्यूएशन एंड शो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मटेरियल कंज्यूम बाय अडॉप्टिंग फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फीफो मेथड।
पीरियोडिक एंड परपेचुअल। तो हमने बात करी पीरियोडिक की। पीरियोडिक में मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। क्या स्टेप नंबर 1? अभी अभी बताया था आपको। सबसे पहले आप पता लगाइए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना है। एक्चुअल में कैसे पता लगाएंगे? एक्चुअल में गोडाउन में जाएंगे और पता लगा लेंगे। यहाँ पर हमें गोडाउन में जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए हम लोग यहीं से ही पता लगा लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का पता कैसे लगाएंगे, हमने वहाँ पर भी लिखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जो भी पूरे साल में या पीरियड में परचेजेस हैं, माइनस इशू, जो भी हमने इशू किया है, तो क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में 0 है। परचेजेस 100 दो बार है तो 200, क्योंकि हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो अभी हम वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। माइनस इशू 60 + 70 130, तो हमें पता चल गया 70 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में है। अब हम मेथड यूज करते हैं स्टेप नंबर 2 में और क्लोजिंग स्टॉक रुपीज में पता लगाते हैं। और मेथड हमारा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमें क्या बताता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमें बताता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कौन से रेट पर करो, सबसे पुराने रेट पर या सबसे नए रेट पर? बताइए, सबसे नए, लेटेस्ट रेट पर, न्यू रेट पर करिए। जो लेटेस्ट परचेजेस है, सबसे आखिरी में माल खरीदा है उस पर, क्योंकि फीफो के हिसाब से पुराना तो इशू हो जाएगा, बचा हुआ होगा नया माल। तो हमारे पास सबसे पुराना माल 70 यूनिट्स हमें चाहिए। पुराना परचेजेस इशू हो गया, नया माल हमारे पास कौन सा रखा है? तो हमारे पास 2 परचेजेस है, जनवरी 1 और जनवरी 20। तो जनवरी 20 में हमने 100 यूनिट खरीदी थी। क्या 100 यूनिट में से 70 बची हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो हमारे लेटेस्ट परचेजेस है जनवरी 20 की, और जनवरी 20 की परचेजेस में से 2 रुपये का रेट था, तो 2 रुपये के रेट के हिसाब से 70 यूनिट्स 140 रुपीज़ की हो गई। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन हो गई स्टेप नंबर 2 में। बहुत ज़्यादा आसान थी। अगर समझ में ना आए तो एक बार और अभी मैं रिपीट कर दूंगा। स्टेप नंबर 3 हम देखेंगे मटेरियल की क्या कॉस्ट आई है। मटेरियल की क्या कॉस्ट आई है? तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे आ जाएगी? मटेरियल कॉस्ट कौन सी? जो कंज्यूम्ड हुआ है। मटेरियल कॉस्ट जो आएगी कंज्यूम्ड कैसे पता चलेगी? क्योंकि हम हर बार इशू करते हुए लिख तो रहे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ओपनिंग स्टॉक था प्लस जो परचेजेस था और माइनस जो क्लोजिंग आया, तो ऐसे हमें इनडायरेक्टली कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 0 है, परचेजेस 2 बार है हमारे पास, एक बार 100 यूनिट्स 1 के हिसाब से 100 का, एक बार 100 यूनिट्स 2 के हिसाब से 200 का। टोटल परचेजेस है 300 रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक 140 रुपीज़, तो इसका मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड 160 रुपीज़ का आ गया। तो यहाँ से हमें तीसरा काम करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में पता लगानी पड़ेंगी, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स को रुपीज़ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चन में केवल और केवल पूछा जाता है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब थर्ड स्टेप हमसे नहीं पूछा जाता है। अगर थर्ड स्टेप नहीं पूछा है तो आप उसे मत कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे 2 बातें पूछी हैं, एक पीरियोडिक मेथड और एक परपेचुअल मेथड। तो परपेचुअल मेथड सीखने के लिए हम पहले परपेचुअल मेथड को डिटेल में सीखते हैं। मैंने आपको पहले पीरियोडिक समझाया, पीरियोडिक को आगे करने के लिए, समझाने के लिए हमें फीफो को समझना जरूरी था, हमने फीफो समझा, और अब हम परपेचुअल को समझने जा रहे हैं। परपेचुअल जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसा हमारा बिन कार्ड था। बिन कार्ड में हम क्या करते थे? हर बार इशू और हर बार रिसीट को लिखते थे। यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, और हर इशू के बाद में बैलेंस भी आएगा। परपेचुअल रिकॉर्ड, इसको हम ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। CIM एक लंदन के हिसाब से ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कंट्रोल करता है, बताता है फिजिकल स्टॉक
हर बार हर इशू के बाद कितना है और करंट बैलेंस क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है कि हमें हमेशा क्वांटिटी और वैल्यू का पता चले हर समय, हमेशा। और ये एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है स्टॉक पर, फिजिकल स्टॉक पर। हर बार हम वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे पास हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में पता है ये स्टॉक कितना है, जाकर फिजिकली चेक करेंगे उतना है या नहीं। जब हमारे स्टाफ को पता चलेगा कि इन्हें हमेशा पता होता है बुक्स में कितना स्टॉक है और कभी भी आकर चेक कर लेते हैं, तो वो चोरी नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। परपेचुअल सिस्टम से हम बिन कार्ड भी बनाते हैं, स्टोर लेजर भी बनाते हैं, और बिन कार्ड से क्वांटिटी का पता चलता है, और जो स्टोर्स लेजर है इससे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का पता चल जाता है। इससे हम कंटिन्यूस बेसिस पर स्टॉक टेकिंग करते हैं। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या है? द एसेंशियल सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज कंटिन्यूस फिजिकल स्टॉक टेकिंग। ये क्या करता है? एक इंटरनल हमारा ऑडिट स्टाफ होता है जो रेगुलर बेसिस पर हमारे बिन कार्ड को, हमारे स्टोर्स को और एक्चुअल फिजिकली जाकर काउंट करता रहता है। इसे हम कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग करते हैं। ऐसा करने से चोरी होना बच जाता है। तो क्या डिफरेंस है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में? देखिए, जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये रिकॉर्ड करने का मेथड है। इन्वेंट्री को, स्टोर को रिकॉर्ड करें, स्टोर रिकॉर्ड्स में कब माल आया, कितना गया, कितने रुपए का आया, कितना गया, हर रिसीट के बाद रिकॉर्ड करेंगे, हर इशू के बाद करेंगे। लेकिन जो कंटिन्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन है ये एक प्रोसेस है जो बार बार जब मर्जी जाकर चेक कर लेंगे कि भैया माल सही है या नहीं, जितना बुक्स में उतना है या नहीं है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक चोरी रोकने के लिए और सही सही चल रहा है सब कुछ ये चेक करने के लिए, और जो दूसरा काम है वो मेंटेन करने के लिए स्टोर्स लेजर को। सेकंड डिफरेंस क्या है? जो परपेचुअल सिस्टम है वो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग से पहले का काम है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम पहले होगा और उसके हिसाब से आपको पता होगा कि बुक्स ऑफ स्टॉक में कितना माल दिखाई दे रहा है, तभी जाकर आप उसको रेगुलर बेसिस पर फिजिकली चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है बुक्स में कितना माल है, जाकर फिजिकली चेक कर लो। किसी स्टॉक को आपने चेक करा 150 यूनिट है, 150 यूनिट्स है, क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप पहले स्टोर्स लेजर बना रखा है, उसमें बैलेंस दिखाई दे रहा है कि 150 यूनिट होना चाहिए, फिर जाकर चेक करोगे तभी तो पता चलेगा कि भैया वो चोरी तो नहीं हो गया या उतना ही है या नहीं है। परपेचुअल सिस्टम में ज़्यादा ध्यान होता है कि हम लोग हर बार क्वांटिटी वैल्यू का बैलेंस चलता रहे, और कंटिन्यूस में हमारा मेन फिजिकली वेरिफिकेशन रहता है। कंटिन्यूस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और स्टोर्स लेजर में हम थ्योरेटिकली वैसे लिखेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में। अब माल इशू कैसे होगा? जब मर्जी जो मर्जी माल उठाकर ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। तो माल इशू कैसे होगा? माल इशू करने के लिए क्या होगा? एक रिक्विजिशन स्लिप होगी, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, और कौन बनाकर देगा? वो ऑथराइज पर्सन। जनरली जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो बताएगा कि हमें कितना माल चाहिए। बिना इसके माल इशू नहीं होगा। याद करिए, जब हम बिन कार्ड बना रहे थे तो बिन कार्ड में हमने एक रिक्विजिशन नंबर का स्पेस बनाया था और उसमें लिखा भी था। एक रिटर्न ऑर्डर हम स्टोर कीपर को देंगे कि भैया जब भी ऑथराइज पर्सन की रिक्विजिशन स्लिप होगी उसका नाम, साइन वगैरह होगा, तभी वो इशू करेगा। स्टोर कीपर बिन कार्ड में एंट्री कर देगा जब भी स्टोर इशू होगा, और उसके हिसाब से स्टोर इशू के हिसाब से मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप को देखकर जो स्टोर लेजर है उसमें भी हम इशू की एंट्री बना देंगे। उसमें हम क्वांटिटी और वैल्यू दोनों लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और मेथड जो भी फीफो लीफो या और कोई मेथड है उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू बता देंगे। जब इशू करेंगे स्लिप पर लिख देंगे कि भैया ये माल इस रेट का इतने रुपए का है, सो दैट जब उस जॉब में ये जाएगा माल तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट के लिए यूज़ में आ जाएगा। अब जब प्राइसिंग और मटेरियल इशू होगा तो अलग अलग माल हमारे पास अलग अलग डेट पर आया हुआ है, तो परचेज प्राइस जो है वो अलग है और आज का मार्केट प्राइस अलग है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड के हिसाब से हमें मेथड अलग अलग यूज़ करने होंगे। और मेथड हमारे पास, मैंने जैसा आपको कहा, केवल 10 मेथड है, लेकिन इन 10 मेथड में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है फीफो और वेटेड एवरेज।
ये दो मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपने अगर अकाउंटिंग में पढ़ा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वो हमें बताता है कि फीफो और वेटेड एवरेज मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। हमने फीफो मेथड पढ़ा भी है और फीफो मेथड के हिसाब से अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को करते हैं परपेचुअल सिस्टम के हिसाब से। परपेचुअल सिस्टम हमें डिटेल में बताएगा कि हर माल इशू करते हुए और बैलेंस कितना है, जैसे ही माल कोई आएगा तो बैलेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं हम लोग परपेचुअल के हिसाब से और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमें एक डेट का कॉलम बनाना चाहिए। पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, रिसीट्स में क्वांटिटी भी आएगी, रेट भी आएगा और अमाउंट भी आएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। रिसीट के बाद फिर इशू का कॉलम बनेगा। इशू के अंदर भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आएगा। और इशू के बाद बैलेंस, और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो हमारे पास बहुत सारा डाटा होगा इसमें रिकॉर्ड करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, सबसे पहले डेट के हिसाब से हम जैसे जैसे डेट वाइज ट्रांजैक्शन होती रहेंगी उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। सबसे पहले जनवरी 1 हमने परचेजेस किया है, तो यहाँ पर्टिकुलर्स में परचेजेस लिख देंगे। क्वांटिटी 100, रेट 100 रुपीज़, इशू में कुछ नहीं है, बैलेंस में 100 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से 100 का आ जाएगा। अब जनवरी 1 के बाद हमारे पास जनवरी 20 की ट्रांजैक्शन है, तो जनवरी 20 अगेन हमने परचेजेस किया है 100 यूनिट्स 2 के हिसाब से, तो 200। बैलेंस में क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेंट बात है, बैलेंस के अंदर क्या आ जाएगा, तो बैलेंस में हमारे पास एक तो 100 यूनिट्स 1 रुपये वाला है, आप उसे लिखेंगे, और 100 रुपीज़ 2 वाला है उसे लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें पहले वाला जो है वो भी लिखना है और जो अब है वो भी लिखना है। तो ये हमारे पास बैलेंसेस हैं जनवरी 20 को। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 22 को हमने 60 यूनिट्स इशू करी हैं, 60 यूनिट्स इशू करी हैं हमने जनवरी 22 को। तो जो 60 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं वो 60 यूनिट फीफो मेथड से कहाँ से इशू करेंगे, आप मुझे बताइए जल्दी से। हमारी 60 यूनिट्स हैं और जनवरी 22 को 60 यूनिट्स इशू हो रही हैं, मेथड है फीफो। तो फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस माल में, ये जो माल है हमारे पास, इसमें से फर्स्ट इन कौन सा है, 1 रुपये वाला या 2 रुपये वाला, पहले कौन सा माल आया है, 1 रुपये वाला। तो इसी में से 60 यूनिट इशू हो जाएंगी। तो आउट ऑफ 100 आपने 60 यूनिट इशू कर दी, तो कितनी यूनिट्स बची, जल्दी बताओ। शाबाश, 40 यूनिट्स, 1 रुपये की 40 के हिसाब से। और क्या इन 100 यूनिट्स को आपने छेड़ा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो 100 यूनिट्स 2 के हिसाब से 200 की वैसी हैं हमारे पास। ये बैलेंस हो गया, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल काम है। इसके बाद जनवरी 25 को 70 यूनिट्स इशू करनी है। कौन सी डेट को, जनवरी 25 को। कितनी यूनिट्स, 70। तो जनवरी 25 को हम इशू करते हैं 70 यूनिट्स।
मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले माल ये वाला आया था, इसमें से क्या 40 में से 70 यूनिट्स इशू कर सकते हो? बताओ, हाँ मत बोल देना, नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ 40 हम 40 ही यूनिट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन हमें इशू तो करनी है 70। तो 40 इशू कर दी तो बची 70 में से 30, तो 30 इसमें से आएगी, पहले इसमें से इशू करेंगे, ये ख़त्म हो गई तो इसका नंबर आ गया 30 यूनिट्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स 2 रुपीज़ वाली। तो 40 में से 40 इशू हो गई तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। 100 में से 30 इशू हो गई तो क्या बचा, 70, रेट 2, तो 140 रुपीज़ का वैल्यू आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 70 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से 140 की, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आपके मन में आएगा कि परपेचुअल में 140 आ रहा है 70 यूनिट्स, और पीरियोडिक में भी 70 यूनिट्स 140 का आ रहा था। हमेशा नहीं आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, किसी में नहीं आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड से सेम आंसर आए, ठीक है। अब हमने एक बात और पूछी थी, क्या कि हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट क्या आएगी। तो इसमें इशू का टोटल कर दो। जैसे आप इशू का टोटल करेंगे आपको मटेरियल इशूड की क्वांटिटी और अमाउंट आ जाएगी। कैसे, ये 130 यूनिट्स आपकी इशूड है, अमाउंट 60, 40 और 60, 160 आपकी कॉस्ट है। तो इशू का टोटल कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगी। अगर ये रॉ मटेरियल है, अगर ये फिनिश्ड गुड्स है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये परपेचुअल मेथड है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है। हमने क्वेश्चन नंबर 43 में परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बाय चांस दोनों के आंसर सेम आए हैं, लेकिन हमेशा नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं कि स्टोर्स लेजर में अगर शॉर्टेज होगी तो उसे कैसे डील करेंगे। ये शॉर्टेज जो है, माल कम रह गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है और नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस मतलब चोरी हो जाना, या जिसे हम कंट्रोल में कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। ये हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो हमें P&L अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मेथड के हिसाब से डील करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम हमेशा लॉस या शॉर्टेज को एबनॉर्मल एज्यूम करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए शॉर्टेज या एबनॉर्मल लॉस को सिंपल इशू की तरह मानेंगे। फीफो मेथड को समझने के लिए और शॉर्टेज का एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अकाउंटिंग करनी है, स्टोर लेजर कैसे बनाना है इन केस ऑफ फीफो परपेचुअल सिस्टम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फीफो मेथड से बनाना है। डेट हमें दे रखी है 12, 20, 25, 27 को रिसीट, और इशू दे रखा है अप्रैल 13, 16, 24 और 28 को। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1100 यूनिट 60 के हिसाब से, और शॉर्टेज हुई है हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सिंपल बढ़िया, हमें समझ में आएगा कि कैसे हमें फीफो मेथड से स्टोर्स लेजर को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम लोगों को सबसे पहला कॉलम किस चीज़ का बनाना चाहिए, डेट का। तो सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे, और डेट के बाद में कौन सा कॉलम होता है बताइए, मैंने क्या बताया था आपको। डेट के बाद होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आप भी साथ साथ करेंगे। आप सब लोग क्वेश्चन साथ साथ करिए अपने रजिस्टर में, और आपको अगर टाइम लगेगा तो वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बनाइए और मेरे साथ साथ
क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जब मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने हाथ से, तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप क्यों मेहनत करा रहे हो हमसे, हमें सब समझ में आ रहा है, हमें रिकॉर्ड करने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, आप बढ़िया समझा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। तो सपोज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ स्विमिंग, और सर आप है ना स्विमिंग पूल के बाहर बच्चे आप बैठकर कह रहे हो सर आप तैरो, कूदो स्विमिंग पूल के अंदर और खूब तैरो और हमें देख के ही तैरना आ जाएगा। तो बेटा जब आपको बुलाऊंगा ना और अंदर पकड़ के डालूंगा तो अंदर पानी जाएगा, बहुत सारा डूबने लगोगे, फिर कहोगे बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि पानी के अंदर होगे। तो इसलिए बेटा इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन को आपको अपने हाथों से सॉल्व करना है अगर एग्जाम में पास होना है। नहीं तो देखते रहोगे एग्जाम में एक भूत आएगा जो दिखाई नहीं देगा, आपका हाथ पकड़ लेगा, कहोगे यार हमने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसलिए जरूर क्वेश्चन को आपको अपने हाथों से सॉल्व करना है। चलिए डेट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 1 अप्रैल को, ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी है 1100, रेट है 60, तो 60 इंटू 1100 ये हमारा 66,000 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर आया डेट, कौन सी आई, अप्रैल 12/4/16 परचेजेस हो गई 400 यूनिट्स 59 रुपीज़ के हिसाब से 23,600 की। तो बेटा ये पहले वाला माल दोबारा से लिखो कितने का था और नया वाला माल भी लिखो, और क्या करो एक एरो बनाओ। तो बेटा ये हो गया रिसीट। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें सर, फिर हमारे को 12 के बाद 20 आती है या 13, बताओ जल्दी से। 13, तो हम 13 को इशू करेंगे और इशू का मेथड है हमारा फीफो 900 यूनिट्स। तो क्या फीफो के हिसाब से पहले किस में से इशू होंगी, 1100 में से, क्योंकि वो पहले आया हुआ है। और 1100 में से क्या 900 यूनिट्स इशू हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। तो 900 इंटू 60 54,000 की यूनिट्स इशू हो गई। 1100 में से 900 इशू हो गई तो बची कितनी, 200। तो 200 यूनिट्स हमारी बच गई 12,000 की, और 400 यूनिट्स बच गई 59 के हिसाब से 23,600 की। समझ में आया? हाँ जी आया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास डेट आई 20 या 16। बेटा एक लाइन छोड़कर लिखना क्योंकि वहाँ यहाँ पर नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। 16 को फिर से इशू है, 16 को 350 यूनिट्स इशूड है, और जो 350 यूनिट है हमारे पास ये 200 में से पहले इशू करेंगे। आउट ऑफ 200 350 में से 200 यहाँ से आई तो बची हुई 150 59 के रेट से आ जाएंगी। तो 150 59 के हिसाब से 8850 की हो गई। 200 में से 200 चली गई 0, 400 में से 150 चली गई 250। तो 250 59 के हिसाब से हमारे पास 14,750 की हो गई। तो ये हमारे पास 16 का काम हो गया। अब हम बात करते हैं 24 या 20। तो 20 को हम लोगों ने परचेज कर लिया 480 यूनिट्स
62 के हिसाब से, तो 480 यूनिट 62 के हिसाब से हो गई 29,760 की। तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, 29,760 भी लिखेंगे और पुराना वाला माल भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 20 के बाद 24 डेट आएगी, 24/4/16 इशू है 250। लो जी 250 है और 250 इशूड है, मज़े आ गए, टेंशन का काम है ही नहीं, हम तो फटाफट इशू कर देते हैं जी। जो रेट का माल था वही माल इशू कर दिया फटाफट, मज़े आ गए, बल्ले बल्ले हो गई। अब हम बात करते हैं 24 के बाद क्या होगा, 25। 25 को हमने परचेज करा है 640 यूनिट 60 के हिसाब से, तो ये हो गया हमारे पास 38,400 का। 480 यूनिट 62 के हिसाब से और 640 यूनिट्स 60 के हिसाब से, तो ये टोटल माल हमारे पास 25 को इतना पड़ा है। अब 25 के बाद 27 आएगा या 28, बताओ क्या आएगा जी, 27। बस जगह ख़त्म ना हो जाए वो सब ठीक है। 27 में 150 यूनिट मिली है हमें, 150 यूनिट 64 के हिसाब से 9600 रुपीज़ की। तो 480 यूनिट 62 के हिसाब से, 640 यूनिट्स 60 के हिसाब से और 150 यूनिट्स 64 के हिसाब से। तो ये हमारे पास 3 माल हैं। अब 28 को हमने 500 यूनिट इशू कर दी, 28 को हमने 500 यूनिट इशू कर दी हैं, तो भैया 28 को इशू कर देते हैं 500 यूनिट। अब 500 यूनिट कौन से में से, अरे बाप रे, ये तो 500 है ही नहीं, 480 है, तो पहले तो हम 480 इशू करेंगे 62 के रेट में 29,760 और बची हुई 20 यूनिट्स 640 वाले में से 60 के हिसाब से 1200 की। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इस 640 में से 620 यूनिट्स, इस 640 में से 620 यूनिट्स बचेंगी। तो 620 यूनिट्स हमारे पास 60 के हिसाब से 620 यूनिट्स का जो रेट आएगा वो 60 के हिसाब से आ जाएगा। तो 620 यूनिट्स 60 के हिसाब से 37,200 और ये 150 यूनिट्स 64 के रेट से 9600 रुपीज़। अब हमारे पास केवल एक ट्रांजैक्शन बची है और जगह हमारे पास बहुत थोड़ी सी है। ट्रांजैक्शन ये है, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ 20 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो लास्ट में केवल हमारे पास जो यूनिट्स बची हुई हैं वो 20 शॉर्टेज है, तो लास्ट में शॉर्टेज लिख देंगे। कुछ नहीं कहा तो इसे एबनॉर्मल लॉस मानेंगे। एबनॉर्मल लॉस में क्या करते हैं, सिंपल इशू की तरह ट्रांजैक्शन करते हैं। तो 20 यूनिट्स को मेथड के हिसाब से 60 के हिसाब से हम इशू कर देते हैं और हमारे पास 600 यूनिट्स रह जाएंगी 36,000 रुपीज़ की और 150 यूनिट्स 64 के हिसाब से। तो जो हमारे पास स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि
यही माल हमारे पास लास्ट में बचा है आफ्टर शॉर्टेज। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। ये फीफो के हिसाब से एक बेसिक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल लॉस जो शॉर्टेज है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस थी, इशू और रिसीट की, और मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग कलर के पेन का यूज़ करके समझाने की कोशिश करी है कलरफुल तरीके से कि कैसे फीफो को यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और करिए, इसे समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखा था। इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखना है। नॉर्मल लॉस बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होगा तभी हम नॉर्मल लॉस एज्यूम करेंगे, अदरवाइज हम उसे एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। नॉर्मल लॉस के केस में हम लोग जो क्वांटिटी का कॉलम होगा उसी में लिख देंगे, लेकिन जो अमाउंट का कॉलम होगा उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या रहेगा कि जो माल बचा हुआ है उसकी कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट हम अपने कस्टमर से उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस का और एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस ही यही है कि एबनॉर्मल लॉस हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस हम अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, लेकिन इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हुए। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर 44, उसी क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हुए करें तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस जो शॉर्टेज था बेसिकली वो था मंथ एंड में। तो मंथ एंड से पहले जो मंथ एंड था ये आपका 30th से पहले, शॉर्टेज से पहले जो 28th ऑफ अप्रैल है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं नॉर्मल लॉस के केस में कैसे इसको ट्रीट करा जाएगा ये बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बैलेंस लिख रहा हूँ 28 अप्रैल को, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। तो 28 को हम लोगों ने इशू किया था, तो मैं इशू में 480 यूनिट्स 62 के हिसाब से और 20 यूनिट्स 60 के रेट से हमने इशू किया था, और हमारा जो बैलेंस आ गया था वो आ गया था 620 यूनिट्स 60 के रेट से 37,200 का, और 150 यूनिट्स 64 के रेट से 9,600। ये हमारा बैलेंस था। अब हमें 30th अप्रैल को नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, हमें इशू में एज पर द मेथड इशू में हम क्वांटिटी लिखेंगे। तो जो शॉर्टेज की क्वांटिटी है वो है 20 यूनिट्स, और जो अमाउंट है उसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से जो माल बचेगा 600 और वो बचेगा 37,200 अमाउंट का ही, हम लोग क्या करेंगे इसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो हम 37,200 को 600 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 62 का रेट आ जाएगा, नया रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा माल बचा हुआ अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये भी आ सकता है कि हम क्यों इसी से ही 600 यूनिट से ही क्यों रिकवर करें, 150 यूनिट्स भी तो हैं हमारे पास, और बाई चांस अगर ये 600 यूनिट बहुत कम होती तो रेट बहुत इन्फ्लेट हो जाता। तो बिल्कुल सही सोचना है आपका। ऐसी सिचुएशन में जो बेटर अप्रोच है वो ये है कि हम लोग इसको कंबाइन लें, बजाय 600 और 150 को अलग लेते हुए हम 750 यूनिट्स लें कंबाइन, और जो अमाउंट है वो भी कंबाइन कर लें, जो 37,200 है और प्लस 9,600, तो ये 46,800 रुपीज़ का कंबाइन अमाउंट हो जाएगा। अब 46,800 को हम लोग 750 से डिवाइड कर देंगे,
तो जब हम इसे 750 से डिवाइड कर देंगे तो रेट हमारा आ जाएगा 62.4 रुपीज़। ये क्लोजिंग स्टॉक होगा 46,800 का, और हम लोग अब जो नया माल इशू करेंगे वो 62.4 के हिसाब से करेंगे। ये एक ज़्यादा बेटर अप्रोच है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कुछ नया काम नहीं करना है, लेकिन हम प्रैक्टिस करने के लिए इसको समझते हैं। और आप लोगों को इन केस अच्छे से समझ में आ गया है फीफो, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ करिए और मेरे से जल्दी जल्दी आगे आगे करिए। इन केस कहीं आप अटक जाएंगे तो आप फिर मेरे को देख लीजिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें स्टोर लेजर बनाने को बोला है हमें फीफो मेथड से। अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इशू रिसीट वगैरह है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर शॉर्टेज लिखा है 15 अप्रैल को। एक जनरल प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि 15 अप्रैल को भी कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। मंथ एंड में हमें याद आता है कि शॉर्टेज है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में मंथ एंड में ही शॉर्टेज होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक साइन बना सकते हैं और यहाँ शॉर्टेज लिख सकते हैं 15 को, तो हमें याद रहेगा कि 15 को हमारी शॉर्टेज है। इस क्वेश्चन में हमें बता नहीं रखा है शॉर्टेज के बारे में कि उसे नॉर्मल माने या एबनॉर्मल। तो मैंने क्या बताया था आपको, इन केस कुछ नहीं कहा तो हमें क्या एज्यूम करना है, एबनॉर्मल लॉस। इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस एज्यूम करूँगा। तो आइए मिलकर करते हैं, आप भी करिए मैं भी करता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हर क्वेश्चन में बनाते हुए आए हैं। डेट पर्टिकुलर्स के लिए मैं छोटा सा बना रहा हूँ सो दैट उसमें आपको पता चलता रहेगा ये क्या चीज़ है। हम रिसीट लिख रहे हैं या इशू लिख रहे हैं या बैलेंस लिख रहे हैं। रिसीट्स, इशू और बैलेंस। 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। कुछ लोग ओपनिंग स्टॉक को रिसीट में लिख लेते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहें तो ना भी लिखें, सीधा हम बैलेंस में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक मैं सीधा बैलेंस में लिखने जा रहा हूँ। हमारे पास 1500 यूनिट्स है, 5 रुपीज़ के हिसाब से 7500 रुपीज़ का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास थर्ड को, परचेजेस किया हमने, तो 3 अप्रैल को परचेजेस है, तो मैं रिसीट्स में लिख लेता हूँ 1400 यूनिट्स है @6, तो हमारा 8400 रुपीज़ का हो जाएगा। बैलेंस में क्या लिखूँगा मैं, 1500 यूनिट्स 5 के हिसाब से और 1400 यूनिट्स 6 के रेट से, ये मेरे पास बैलेंस हो जाएगा। तो थर्ड की एंट्री मैंने कर ली। इसके बाद 7 को इशू है, तो मैं 7 अप्रैल को इशू दिखा रहा हूँ। इशू है जॉब नंबर 1 पर, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना हो कि जॉब नंबर 1 पर इशू है। 1200 यूनिट्स हैं। फीफो के हिसाब से 5 रुपीज़ का रेट आएगा, क्योंकि पहले हमारे पास 5 रुपीज़ वाला रखा हुआ है 6000 का। तो आउट ऑफ 1500 1200 इशू हो गया, तो बैलेंस में 300 यूनिट्स आ जाएगा 1500 और 1400 यूनिट्स 6 रुपीज़ के हिसाब से 8400। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 11, हमने परचेजेस किया है, तो परचेजेस रिसीट में आ जाएगा 1000 यूनिट 6.5 के हिसाब से 6500, तो 300 यूनिट्स 5, 1400 यूनिट्स @6 और 1000 यूनिट्स @6.5, ये हमारे पास स्टॉक में आ जाएगा।
अब 11 के बाद हमारी ट्रांजेक्शन 13 को अगेन परचेजेस है, तो 13 को अगेन परचेजेस आ जाएगा, तो रिसीट में आ जाएगा 500 यूनिट्स एट द रेट 7.3, तो 500 इंटू 7.3 3650, 300 यूनिट्स एट द रेट 5, 1400 यूनिट्स एट द रेट 6, 1000 यूनिट्स एट द रेट 6.5 और 500 यूनिट्स एट द रेट 7.3। ये हमारे पास बैलेंस आ गया। 13 तक हो गया। अब हमारे पास 14 है, तो 14 के लिए ये हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट्स, इशू और बैलेंस। तो 13 के बाद हम 14 पर हैं। 14 को इशू है, तो हम यहाँ इशू लिख देते हैं। इशू है 650 यूनिट्स, तो आउट ऑफ 300 पहले हम इशू करेंगे, तो 300 यूनिट्स एट द रेट 5, 1500 का इशू हो जाएगा। हमें 650 यूनिट इशू करना है, 300 हो गया, तो बाकी का 350 यूनिट्स हमारा 6 रुपीज़ के हिसाब से इशू हो जाएगा। $350 यूनिट एट द रेट, आउट ऑफ दिस 1400 में से, तो एट द रेट 6, तो 300 यूनिट एट द रेट 5 और 350 यूनिट्स एट द रेट 6, 2100 रुपीज़ का इशू हो जाएगा। टोटल कर लेंगे इसको, और हमारे पास जो बैलेंस बचेगा आउट ऑफ 300 तो ज़ीरो हो गया, 1400 में से 350 लेस हो गया, तो हमारे पास बैलेंस बचा 1050 एट द रेट 6, 6300 और 1000 यूनिट्स एट द रेट 6.5, 6500 और 500 यूनिट्स एट द रेट 7.3, 3650। ये हमारे पास बैलेंस रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 14 के बाद 17 है, लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्टेज के लिए नोट डाल रखा है ताकि हमें याद आ जाए कि 15 को शॉर्टेज है, तो याद आ गया हमें। तो 15 को हम शॉर्टेज लिख लेते हैं और एबनॉर्मल लॉस मान रहे हैं इसको। सिंपल इशू की तरह मान लेते हैं। जब भी हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है तो 100 यूनिट्स हैं, तो 100 यूनिट्स आउट ऑफ 1050 इशू हो जाएंगी। 100 यूनिट्स आउट ऑफ 1050, तो 950 यूनिट्स बचेंगी वहाँ पर। 950 यूनिट्स इंटू 6, 5700। 1000 यूनिट्स एट द रेट 6.5 और 500 यूनिट्स एट द रेट 7.3। ये हमारे पास बैलेंस होगा। 15 के बाद 17 को हमने फिर इशू किया 1000 यूनिट्स, तो 17 अप्रैल को हमने इशू किया है 1000 यूनिट्स, तो 950 यूनिट्स हम यहाँ से इशू कर देंगे एट द रेट 6, 5700 और बाकी बची हुई 50 यूनिट्स हम 6.5 के हिसाब से इशू कर देंगे। तो
50 यूनिट 6.5 के हिसाब से 325 रुपीज़ की हो जाएंगी। और जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आउट ऑफ 1050 यूनिट्स इशू होने की वजह से 950 यूनिट्स बच जाएंगी। 6.5 950 यूनिट्स 6.5 के हिसाब से 6175 और 500 यूनिट्स एट द रेट 7.33650। ये बैलेंस हमारा 17th के बाद में रह जाएगा, 950 यूनिट्स और 500 यूनिट्स। अब 19th को हमने फिर परचेजेस किया है, तो 19th अप्रैल को परचेजेस आ जाएगा और 200 यूनिट्स हैं हमारे पास। 200 यूनिट्स एट द रेट 7। 19 को 200 यूनिट्स एट द रेट 7 हमने लिया है 1400 रुपीज़ का। तो 950 यूनिट्स 6.5 6175, 500 यूनिट्स एट द रेट 7.33650 और 200 यूनिट्स एट द रेट 7 1400। ये हमारे पास स्टॉक आफ्टर 19 रह जाएगा। अब लास्ट में 20 को हमने इशू किया है, तो 20 को इशू हो जाएगा 800 यूनिट्स हैं, तो 950 में से 800 यूनिट्स इशू हो जाएंगी। 800 इंटू 6.5 5200 रुपीज़ की, तो 150 यूनिट्स बचेंगी 6.5 के हिसाब से 975। 500 यूनिट्स एट द रेट 7.33650 और 200 यूनिट्स एट द रेट 7 1400। इसका सम आ जाएगा हमारे पास 6025। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। देखिए, जैसे हमने माल खरीदा, तो माल खरीदने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने सप्लायर को माल वापस करना पड़ जाता है। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि हमने एक्सेस परचेस कर लिया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए वापस कर रहे हैं। ऐसा तो कम ही होता है। ज़्यादातर सिचुएशन ये होती है कि माल अनसूटेबल है, वो माल ठीक नहीं है। क्योंकि वो माल ठीक नहीं है और हमें वो माल वापस करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में हम उसके कॉस्ट रिकॉर्ड में कैसे लिखेंगे ये हम समझते हैं। द कंसर्न में रिटर्न मटेरियल बैक टू सप्लायर। फाइनेंशियल बुक्स में तो हम एंट्री बना देते हैं, आपको पता ही होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, और जो रेट पर आया था उसी रेट पर हम वापस कर देते हैं। बट इन कॉस्ट बुक्स हम जो प्राइस होगा उसको वैल्यू करने के लिए कुछ सिंपल रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। In case the material to be returned are still in stock in store ledger at the price at which they were received from the vendor, the returned material should be priced at the value at which they were standing in the books. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जिस रेट पर माल आया है, अगर उसी रेट पर अभी भी हमारे पास वो माल रखा हुआ है तो हम उसी रेट पर वापस कर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज हमने ए, बी और सी 3 सप्लायर से माल खरीदा है एट द रेट 5, एट द रेट 5.2 और एट द रेट 5.3। हमने 3 सप्लायर से माल खरीदा है और तीनों सप्लायर का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। स्टॉक में ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि माल इशू भी होता रहता है। सपोज़ हमारे पास इस समय स्टॉक में
रेट है 5.2 का और 5.3 का। एज पर फीफो हमने सबसे पहले ए से परचेज किया था तो हमने उसे इशू कर दिया, एज पर द मेथड हमने इशू करके दिखा दिया। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ज़रूरी ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो बुक में मेथड फॉलो कर रहे हैं असल में भी फिजिकली वैसा ही हो। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स कि हमारे पास माल एक्चुअल में जो बुक्स में दिखाई दे रहा है, ये एज पर द बुक्स है, बुक्स में दिखाई दे रहा है माल बी और सी का माल रखा हुआ है हमारे पास। लेकिन जब हमने माल वापस करा है ए को, इस समय ये कितनी अजीब सी सिचुएशन है कि हमने माल वापस करा है ए को और वो माल हमारे पास तो दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक में। जब कोई माल है ही नहीं तो उसे कैसे वापस कर सकते हैं? वो इसीलिए वापस कर सकते हैं कि एक्चुअल में तो वो माल है लेकिन बुक्स में नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था एक्चुअल फ्लो और बुक्स में जो फ्लो है वो डिफरेंट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, और इनमें भी पॉसिबल कि हम बी को माल वापस कर रहे हैं। तो ए पॉइंट में जो मैंने दिखाया है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने ए पॉइंट में, ये पॉइंट तो ये कह रहा है कि हमने बी को माल वापस करा है या सी को माल वापस करा है और वो माल हमारे पास है। तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि माल है और जिस रेट से खरीदा था उसी रेट पर है तो उसी को हम इशू कर देंगे, चाहे मेथड कोई सा भी हो। सपोज फीफो है और हमने सी को माल वापस करा है, सी का माल बाद में लिखा है, फिर भी हम 5.3 के हिसाब से रिटर्न कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। बी में लिखा है इन केस द मटेरियल टू बी रिटर्न टू वेंडर आर नॉट इन स्टॉक। मतलब ये कि हम लोग जो स्टॉक वापस कर रहे हैं वो ए को वापस करना है और हमारे पास ए का जो माल है, ए का रेट का माल है 5 रुपये का, वो तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इन केस मटेरियल टू बी रिटर्न टू वेंडर आर नॉट इन स्टॉक in the store ledger on the price at which they were received, the return material may be priced at the value at which ordinary issue of material to production should have been priced as per the method of valuation। तो इसका मतलब ये, अब हमारे पास एक वाला माल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो भी मेथड है, अगर फीफो है तो 5.2 के हिसाब से इशू कर देंगे, लीफो है तो 5.3 के हिसाब से इशू कर देंगे, मतलब इसे सिंपल इशू मानेंगे। तो हमारा क्या डिसीजन या क्या रिजल्ट आया इस सब डिस्कशन से? तो रिजल्ट ये है कि जो माल वापस करना है, चेक करिए, जो माल आया था उसी रेट पर रखा है तो सेम रेट पे वापस कर दो, चाहे कोई सा भी मेथड हो। और अगर वो माल है ही नहीं तो इसे सिंपल इशू मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। तो रिजल्ट क्या निकला, इन केस we have goods in case we have goods in stock, तो हम एक्चुअल रेट यूज कर लेंगे, और इफ वी डोंट हैव गुड्स इन स्टॉक तो क्या करेंगे, सिंपल इशू, हम लोग इसे सिंपल इशू कर देंगे, सिंपल इशू की तरह कर देंगे। जो भी हमारा सिंपल इशू का मेथड है वो हम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब ये वाला पॉइंट आएगा तो तब मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। अभी हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हुए जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं यहाँ पर आपको ले आऊँगा। 47 क्वेश्चन में हमें स्टोर लेजर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। प्राइसेस का मेथड कौन सा है, फीफो, और हमें इन्वेंट्री हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में दिखानी है, इसका मतलब परपेचुअल मेथड है। फर्स्ट में को हमारे पास बैलेंस है 50 यूनिट्स और इसका जो रेट है वो है 25 पैसा पर यूनिट। उसके बाद इशू है हमारे पास मे 2 को
हमने ऑर्डर किया है, एक एक करके ट्रांजैक्शन को करना शुरू करते हैं। इन केस कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम रुक जाएंगे वहाँ पर और मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको मेथड क्लियर है तो आप भी साथ साथ करना शुरू करिए। अगर आप साथ में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। केवल देखकर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो आप भी साथ साथ क्वेश्चन को करने की आदत डालिए। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू और बैलेंस। सबसे पहले मई 1 को, 1 मई को ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस में 50 यूनिट्स हैं 25 पैसा के हिसाब से। तो 50 यूनिट्स 25 पैसा के हिसाब से 12 रुपीज़ 50 पैसा की हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशू मई 2 25 यूनिट्स। फीफो मेथड के हिसाब से इशू करेंगे और एक ही तरीके का, एक ही टाइप का, एक ही रेट का माल है हमारे पास, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। रीज़न बीइंग, चाहे कोई सा भी मेथड हो, अगर एक ही रेट का माल है तो उसी रेट पर इशू हो जाएगा। तो 6.25 रुपीज़ का अमाउंट बच गया स्टॉक में। मई 4 को लिखा है ऑर्डर किया 80 यूनिट्स और ये एक्सपेक्टेड है कि 7 को आएगा। तो ऑर्डर करने से क्या हम उसको लिख दें रिसीट में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो माल ही नहीं आया है। तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मई 6 को हमें 200 यूनिट्स रिसीव हुई हैं 30 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। तो 6 मई को परचेजेस है और जो यूनिट्स हैं हमारे पास 200 यूनिट्स हैं 30 पैसा के हिसाब से 60 रुपीज़ की हो जाएंगी। और बैलेंस में 25 यूनिट्स 25 पैसा और 200 यूनिट्स 30 पैसा। सेवंथ को हम लोगों ने इशू किया है 75 यूनिट्स। अब जब इशू करेंगे, फीफो मेथड है तो पहले हम 25 में से इशू करेंगे। और बची हुई यूनिट्स 50 यूनिट्स हम 30 पैसा के हिसाब से इशू कर देंगे। तो 25 में से 25 यूनिट्स इशू हो गई तो 0 हो गया। 200 में से 50 यूनिट्स इशू हो गई तो 45 रुपीज़ की बची। तो 150 यूनिट्स 45 के हिसाब से बच गई। इसके बाद हमें 8th को लिखा है रिटर्न टू स्टॉक रूम 5 यूनिट्स फ्रॉम द इशू ऑफ मई 2। हमने जो इशू किया था माल वहाँ से वापस आया है। तो मैंने आपको बीच में क्या करा था, एक कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया था। मैंने कहा था जैसे ही वो आएगा वैसे ही हम उस पर आ जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टॉक रूम। हम लोग स्टोर से माल प्रोडक्शन में इशू करते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन में माल बच गया तो वो वापस आ जाएगा। तो मटेरियल मे बी रिटर्न बाय द रिक्विजिशन डिपार्टमेंट टू द स्टॉक रूम फॉर क्रेडिट। बच्चों ये जो वापस आएगा इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो वहाँ पर एक्सेस इशू हो गया था इसीलिए वापस आ गया, या वो माल खराब है। अगर वो माल खराब है तो वो किसी काम का नहीं है, वो तो कभी भी इशू नहीं होगा। या तो सप्लायर को वापस जाएगा या हमारा लॉस हो जाएगा। अगर वो माल एक्सेस इशू हुआ था तो अगली बार नेक्स्ट इशू में वही माल इशू होना चाहिए, क्योंकि उसका नंबर तो आ चुका है एज पर द मेथड। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन केस फीफो लीफो नीफो हीफो मेथड है और मटेरियल जो वापस आया है
वो उसी रेट पर आना चाहिए जिस रेट पर वो इशू हुआ था। एंड दिस यूनिट शुड बी इशूड एट द ओल्ड प्राइस ऑन द नेक्स्ट रिक्विजिशन रिसीव्ड। अगली बार जैसे ही कोई माल इशू होगा तो इसी को इशू करना चाहिए, क्योंकि इसका तो नंबर लग चुका है। एक्सेप्ट, केवल तब इशू नहीं करेंगे जब ये माल डिफेक्टिव होगा। अगर डिफेक्टिव है फिर कैसे इशू कर देंगे दोबारा से, लेकिन डिफेक्टिव होगा तो हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा। कुछ नहीं बताया तो मानेंगे एक्सेस माल इशू हुआ था तो अगली बार वही माल री इशू कर देंगे। अगर हमारा एवरेज प्राइस मेथड है तो हम लोग जिस माल पर इशू किया था उसी माल पर वापस ले आएंगे और इसको एक नए परचेजेस की तरह ट्रीट करेंगे। तो अभी तो हम एवरेज मेथड कर नहीं रहे हैं, जब एवरेज मेथड करेंगे मैं वापस से आपको यहाँ पर एक बार और ले आऊँगा और यहाँ पढ़वा दूंगा कि क्या लिखा है। ठीक है, द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम शुड बी प्रेफरेबली बी शोन इन द इशू कॉलम इन द रेड इंक। यहाँ पर लिखा है कि जो इशू कॉलम है वहाँ पर हमें रिवर्स नेगेटिव फिगर में या रेड इंक में लिखना चाहिए। वो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा इशूड का कॉलम है वो टोटल हमें बताता है कि कितना माल इशू हुआ है। क्योंकि ये इशू में से रिटर्न है तो हमें नेगेटिव फिगर इशू में दिखाना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में आप इसे रिसीट में दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाउएवर ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी शोन इन द रिसीट कॉलम। हम इसे रिसीट कॉलम में भी दिखा सकते हैं। अब वापस से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, जहाँ पर लिखा है कि वापस माल आया है जो हमने 5 यूनिट आया जो 2 मई को इशू किया था। अब 2 मई को जो माल इशू किया था ये तो हमने 25 पैसे का रेट का माल इशू किया था और इस 25 पैसे के रेट का माल अब हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि इसका नंबर आ चुका है और इसका बचा हुआ माल सारा इशू हो चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ही ये माल हमें रिसीव होगा अगली बार इशू करते हुए हम इसी को इशू करेंगे। तो ऐसा हो कि अगली बार यही माल इशू हो, तो इसको मैं पक्का करने के लिए कि मैं भूल ना जाऊं, मैं एक काम करता हूं, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन और रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन में मैं 5 यूनिट जो लिख रहा हूँ वो 25 पैसे के हिसाब से लिख रहा हूँ। 25 पैसे का रेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 मई को इशू हुआ था 25 पैसे के हिसाब से। अब जब ये माल वापस आ रहा है मेरे पास तो ये मैं सिंपल परचेजेस नहीं मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये माल वहाँ पर एक्सेस हो गया होगा, वापस आ गया। अब दोबारा से नेक्स्ट टाइम में सबसे पहले मैं इसी को ही भेजूंगा, इसलिए मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि फीफो मेथड है और मैं ये चाहता हूँ कि ये माल अगली बार इशू हो जाए। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि यही माल अगली बार इशू होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक विंडो है जहाँ पर मूवी टिकट सेल हो रही है और यहाँ पर सब लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो लाइन में सब लगे हैं इनमें से आप हैं ये। पहले इनका नंबर आ गया, इन्होंने टिकट परचेज कर ली। अब इनका नंबर आ गया, इन्होंने टिकट परचेज कर ली। अब आपका नंबर आया है और आप जैसे ही टिकट लेने के लिए जाते हैं किसी वजह से ये उठकर चले जाते हैं और कहते हैं 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो विंडो बंद करते हैं, कहते हैं आप 2 मिनट वेट करिए। अब जब वो वापस आते हैं तो आप ही का ही तो नंबर आएगा सबसे पहले। ये थोड़ी ना पीछे लगा हुआ लाइन वाला कह सकता है जी अब आपका नंबर नहीं आया, आप पीछे लगिए। आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ही इनका नंबर आ चुका है तो इन्हीं को ही इशू करना चाहिए, अनलेस अनटिल कि ये डिफेक्टिव गुड्स हैं। अगर डिफेक्टिव हैं तो हमें लॉस शॉर्टेज करना पड़ेगा और अगर हमारा सप्लायर वापस लेने को तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा रिटर्न टू सप्लायर। 8th को मैंने आपको डिटेल में अच्छे से बताया कि ये माल मैंने ऊपर यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि अगली बार मैं इसी को इशू करना चाहूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं 8th के बाद 10th को।
10th को हमने रिसीव किया है 75 यूनिट्स 38 पैसा के हिसाब से। तो 10th मई को मेरे पास न्यू परचेजेस है 75 यूनिट्स और 38 पैसा। तो 75 यूनिट्स 38 पैसा के हिसाब से 28 रुपीज़ 50 पैसा। तो मेरे पास 3 रेट हो गए, 3 टाइप का माल हो गया। मेरे पास 5 यूनिट्स हो गया 25 पैसा का, 150 यूनिट्स हो गया 30 पैसा का, और 75 यूनिट्स हो गया मेरे पास 38 पैसा। ये मेरे पास 10th मई को क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बता रखा है सितंबर 2012 के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और 1 सितंबर टू 30 सितंबर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फीफो मेथड से हमें स्टोर लेजर बनाने को बोला गया है, और ये भी बताना है लास्ट में 30 सितंबर को हमारे पास शॉर्टेज है, तो इस शॉर्टेज को हमें कैसे ट्रीट करना है, और साथ ही हमें ये बताना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे आएगी अगर हम इस शॉर्टेज को नॉर्मल लॉस लेते हैं। तो अभी तो हम इस क्वेश्चन को एबनॉर्मल लॉस की तरह, अगर कुछ नहीं कहा है तो हमें एबनॉर्मल लॉस की तरह देखना चाहिए, और साथ में लिखा है ऑल्सो शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ दिस शॉर्टेज इज टेकन एज नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस की तरह लेते हैं तो कैसे होगा ये भी हमें बताना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। वैसे ही आप साथ में इसको, मैंने जैसे पहले बोला कि आप लोगों को इसको साथ में सॉल्व करना चाहिए, सो दैट आपको पता चलता रहे। जब तक आप प्रैक्टिस खुद अपने हाथों से नहीं करेंगे, जब तक आपको एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको साथ साथ मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल हमेशा साथ की साथ करें, टॉपिक समझने के बाद तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, और अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें अगर मैं पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बनाऊँ तो मेरे पास स्पेस अच्छा मिल जाएगा, सो दैट आप उसे आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें अब पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग जरूर बनाइए, पर्टिकुलर का कॉलम आप बनाएंगे जरूर। ठीक है, तो रिसीट्स, इशू और बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें 1 सितंबर को। ओपनिंग बैलेंस तो मैं बैलेंस में लिख लेता हूँ, 25 यूनिट्स हैं, और ये 162.5 रुपीज़ की दी हुई है। तो हम कई बार स्टूडेंट क्या गलती कर देता है इसमें, उसे ये लगता है कि 162.5 रुपीज़ पर यूनिट है ये, लेकिन ये टोटल अमाउंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। और वैसे भी जब आगे ट्रांजैक्शन 6 सितंबर को हो रही है और हम 5.75 पैसा का ये प्रोडक्ट पर यूनिट का परचेस कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये फर्स्ट डेट को ओपनिंग स्टॉक में 162.5 रुपीज़ पर यूनिट है और बाद में 5.75 पैसा। तो कॉमन सेंस आपको जरूर लगानी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके बाद 4 सितंबर को हमने इशू किया है 8 यूनिट्स, तो 8 यूनिट इशू कर देंगे क्योंकि एक ही रेट का माल है हमारे पास, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, वही उसी में से इशू हो जाएगा। तो हमारे पास 17 यूनिट्स बच जाएंगी 6 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से 110 रुपीज़ 50 पैसा की। 4th के बाद 6th को हमें बता रखा है, हमने ये 1st और 4th की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया है। अब 6th को हमारे पास ए लिमिटेड से माल मिला है 50 यूनिट्स, तो हम 6th में रिसीट में दिखा देते हैं 50 यूनिट्स
₹5.75। तो 50 यूनिट्स 287.5 रुपीज़ की हो गई। और बैलेंस में 17 यूनिट्स 6.5 और 50 यूनिट्स 5.75। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th की है। इसके बाद ट्रांजैक्शन 7th को हमने इशू किया है 12 यूनिट्स, तो 7th को हम इशू में दिखा देते हैं 12 यूनिट्स। तो किस रेट से जाएंगी? ₹6.50 के हिसाब से। तो 12 यूनिट्स ₹6.50 के हिसाब से 78 रुपीज़ की जाएंगी। बैलेंस 5 यूनिट्स बचेंगी 32.5 की और 50 यूनिट्स 5.75 की। ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। 7th के बाद 10th को रिटर्न किया हमने ए लिमिटेड को 10 यूनिट्स। ए लिमिटेड से हमने 6 को परचेज किया था ₹5.75 के हिसाब से, और इसी को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हमें पता ही है कि ए को वापस कर रहे हैं और वो रेट का माल हमारे पास है भी, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो हम इसी रेट पर वापस कर देते हैं। रिटर्न टू ए 10th सितंबर को रिटर्न करेंगे, तो मैं इशू में लिख देता हूं। अब ए को रिटर्न कर रहे हैं हम 10 यूनिट्स, और ए से हमने रिसीव करी थी 6 को ₹5.75 के हिसाब से। तो मैं इसको 10 यूनिट्स रिटर्न कर देता हूँ ₹5.75 के हिसाब से। तो ये रिटर्न 57.5 रुपीज़ का हो जाएगा, और हमारे पास 5 यूनिट्स 6.5 और 40 यूनिट्स 5.75 की बच जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 50 यूनिट्स थी और 50 में से हमने 10 इशू कर दी। ठीक है, अब हम 10th के बाद इसे, तो अब हम 12 को इशू कर रहे हैं 15 यूनिट्स। 12 को इशू कर रहे हैं हम लोग 15 यूनिट्स। तो पहले 5 में से इशू हो जाएंगी ₹32.50, और 15 में से हमें जो इशू करनी है 15 यूनिट्स। अब 15 में से 5 यूनिट्स तो हमने ये इशू कर दी, तो 10 यूनिट्स हमारी नेक्स्ट जो ₹5.75 है उसमें से इशू हो जाएंगी 57.5 रुपीज़ की, और जो बैलेंस रह जाएगा वो 30 यूनिट्स रह जाएंगी 5.75 के हिसाब से 172.5 की। इसके बाद हमारे पास 13 को फिर से इशू है 20 यूनिट्स। तो हम 13 सितंबर को इशू में 20 यूनिट्स दिखा देते हैं ₹5.75। तो ये 115 रुपीज़ की हो गई, और हमारे पास बची हुई 10 यूनिट्स रह गई ₹5.75 के हिसाब से 57.50 की। अब हमारे पास 15 को बी लिमिटेड से माल मिला है, तो हम 15 सितंबर को रिसीट में दिखा देते हैं। 25 यूनिट्स हैं ₹6.10 के हिसाब से 152.5 रुपीज़ की, और हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो 10 यूनिट्स 5.75 और 25 यूनिट्स 6.10। सेवनटीन को इशू किया है 10 यूनिट्स। फीफो के हिसाब से 5.75 वाला इशू हो जाएगा, और बैलेंस में 25 यूनिट्स बचेंगी ₹6.10 के हिसाब से।
अब 19 को हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ 19 में क्या लिखा है? 19 में लिखा है कि हमें रिप्लेसमेंट मिला है ए लिमिटेड से 10 यूनिट्स। ये रिप्लेसमेंट कौन सा मिला है? जो हमने 10th को रिटर्न किया था, 10 को जो रिटर्न किया था, और जो 10 को रिटर्न किया था ये हमने ₹5.75 वाला किया था। और इसके जो और साथी हैं, ₹5.75 वाला जो और माल है वो ऑलरेडी इशू हो चुका है। तो अब कायदे से हमें क्या करना चाहिए? इस ₹5.75 वाले को सबसे ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि ये पुराने रेट वाला माल है, फीफो में पहले इसे इशू करना चाहिए। ये रिप्लेस होकर आया है, इसके साथ ही सब इशू हो चुके हैं, इसके साथ का माल सारा इशू हो चुका है। ये जो अब मिला ये भी अगली बार इशू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 19 सितंबर को जो 10 यूनिट्स आई हैं उसका एक तो रेट ₹5.75 होगा, क्योंकि ये हमारा जो माल वापस आया है 10 को इशू करा था इसी रेट पर। और इसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ऊपर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं इसको इशू करूँ, इसलिए मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे पास 20 को हमने रिटर्न आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल ऑफ बी लिमिटेड और 5 यूनिट वापस आया है। बी लिमिटेड से माल हमने खरीदा था 15 तारीख को, 15 को ₹6.10 के हिसाब से 25 यूनिट। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही बड़ा कांड हो गया एक तरीके से। क्यों? रीजन यहां क्वेश्चन में लिखा है कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल इशू भी कर दिया और वहां से माल वापस भी आ गया। कौन सा माल? जो हमें बी लिमिटेड से माल मिला था, और वो माल इशू होने के बाद वापस भी आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं वो माल तो इशू ही नहीं हुआ। वो 25 यूनिट की 25 यूनिट तो हमारे पास ऐसी की ऐसी रखी हुई है। तो फिर जब वो इशू ही नहीं हुआ माल, तो वापस कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी बारीकी से ध्यान से समझोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें बताना चाहते हैं। देखिए, बहुत कॉमन सी बात है कि बी लिमिटेड का माल इशू हुआ और वापस आया। तो बी लिमिटेड का माल इशू कब होगा? बी लिमिटेड से माल मिलने के बाद। ये प्रैक्टिकली इशू हुआ होगा, बुक्स में इशू नहीं हुआ, असलियत में इशू हुआ होगा। ध्यान से देखिए, बी लिमिटेड का माल हमें मिला है 20 तारीख को। सॉरी, बी लिमिटेड से माल जो हमें मिला है, खरीदा है हमने बी लिमिटेड से, ये खरीदा है 15 तारीख को। 15 तारीख को बी लिमिटेड से माल खरीदा हमने, और 15 तारीख को माल मिलने के बाद केवल एक इशू हुआ है। 15 के बाद केवल एक इशू हुआ है, और वो हुआ 17 को। इसका मतलब ये जो माल 5 यूनिट वापस आया है, ये 17 तारीख को जो इशू किया था 10 यूनिट, इसमें से आया है। तो और ये इस पर हमने रेट कौन सा लगाया था? ₹5.75। भैया ये हो क्या रहा है? ध्यान से समझो, मैं एक बार और आपको बताता हूं। हमने असलियत में, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारा ये है बुक्स और ये है स्टोर, गोडाउन, स्टोर्स एक्चुअल में जहां फिजिकली स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, ये फिजिकली स्टॉक रखा है। और ये हम बुक्स की बात कर रहे हैं। ये इशू माल हुआ था 17 तारीख को। 17 तारीख को माल इशू हुआ था। 17 तारीख को हमारे पास 2 रेट का माल था बुक्स में, 10 यूनिट ₹5.75 वाली और 25 यूनिट ₹6.10 वाली। ये बुक्स थी, और फिजिकली भी यही माल रखा हुआ था। फिजिकली भी हमारे पास यही माल रखा था। मैंने आपको पहले बहुत देर समझाया था, फिजिकली और बुक्स दोनों अलग अलग चीज हैं। बुक्स कह रहा है फीफो मेथड, तो बुक्स में फीफो मेथड के हिसाब से हमने इसमें से इशू कर दिया 10 यूनिट्स।
लेकिन असलियत में प्रैक्टिकली वो इशू हुआ इसमें से। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो वाला माल वापस आया बी का, ये बी का माल 6 रुपए 10 पैसे वाला है, वो वापस आया है, बुक्स में तो इशू ही नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब फिजिकली वो इशू हुआ, बुक्स में ये इशू हुआ। अब फिजिकली वो वापस आया, तो जब बुक्स में वापस आएगा, क्योंकि वो इशू ही 5 रुपए 75 पैसे से हुआ था, तो वापस भी 5 रुपए 75 पैसे से ही आएगा। और उसका नंबर क्योंकि आ चुका था, अगली बार वही इशू होना चाहिए, तो मैं अगेन उसे ऊपर की तरफ लिखूंगा। तो 20 तारीख को जो मेरे पास रिटर्न आया है, पर्टिकुलर्स में आप लिख दीजिएगा, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन आउट ऑफ इशू 17 सितंबर @5.75। तो जो वापस आया है 5 यूनिट 5 रुपए 75 पैसे का, तो ये 28 रुपए 75 पैसे के हिसाब से 28 रुपीज 75 पैसा के हिसाब से वापस आएगा। तो मैं इसे ऊपर वाली 10 यूनिट्स में जोड़ देता हूं, क्योंकि ऊपर वाली जो 10 यूनिट्स है वो भी पहले इशू होनी है और ये भी पहले इशू होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का नंबर लग चुका है। तो जो 15 यूनिट है 5 रुपए 75 पैसे की, वो 86 रुपीज 25 पैसा की हो जाएगी, और 25 यूनिट्स 6 रुपीज 10 पैसा के हिसाब से है ये हमारे पास। ये 20, ये इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस क्वेश्चन की जान है ये वाला पॉइंट, तो आप इसे ध्यान से समझिए। 22 को लिखा है एक जॉब से दूसरी जॉब में माल जा रहा है, तो हमारे स्टोर से तो आ रहा है, जाना नहीं है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। 26 को हमने इशू किया है 20 यूनिट्स, तो 26 को हमने इशू किया है 20 यूनिट्स, 15 यूनिट 5 रुपए 75 पैसे के हिसाब से इशू हो जाएगा, और 5 यूनिट 6 रुपए 10 पैसे के हिसाब से इशू हो जाएगा। तो हमारे पास 30 रुपीज 50 पैसे का ये इशू हो जाएगा। बैलेंस में ये तो खत्म हो गया, और इसमें से 20 यूनिट बची 6 रुपए 10 पैसे की, तो 20 यूनिट 6 रुपए 10 पैसे की 122 रुपए की ये बैलेंस आ जाएगा। आगे क्या है इस क्वेश्चन में देखें, आगे है 29 को फिर से ट्रांसफर हो रहा है ए डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, हमें उसका कुछ भी नहीं करना है। आगे शॉर्टेज है 4 यूनिट, अब 4 यूनिट की शॉर्टेज है, तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पहले इसमें बच्चों ये मत बोलो बोला है, कुछ नहीं बोला, दूसरे पॉइंट में लिखा है अगर ये नॉर्मल लॉस हो तो क्या करेंगे, तो पहले तो एबनॉर्मल लॉस ही होगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो इसे सिंपल इशू की तरह माना जाएगा, तो सिंपल इशू की तरह जाएगा कॉस्टिंग P&L में, पर्टिकुलर्स में आप शॉर्टेज लिख देंगे, और हमारे पास 16 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 97 रुपीज 60 पैसे का। ये क्वेश्चन का एंड हो गया। इन केस कि अगर हमें एबनॉर्मल लॉस माने, और अगर हम इसे नॉर्मल लॉस माने, जो सेकंड पार्ट है, तो इफ नॉर्मल लॉस माना जाए, हमारा जो स्टॉक है वो नॉर्मल लॉस माना जाए, जो शॉर्टेज है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल क्वांटिटी लिखते हैं और अमाउंट में हम उसे खाली छोड़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो 16 यूनिट में से 4 यूनिट जाएंगी, तो 20 में से 4 यूनिट जाएंगी, 20 में से, क्योंकि 20 था, यहाँ से हमारी 4 यूनिट जाएंगी, तो जो 16 यूनिट बचेंगी तो उसका अमाउंट हमारे पास 122 का ही रहेगा, और उसका रेट बढ़ के 7.625 हो जाएगा। ये कैसा आया, 122 डिवाइड बाय 16। तो नॉर्मल लॉस के केस में मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया है कि अगर नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या करेंगे वो भी हम पहले देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हम लोगों ने दोनों ही देख लिया। आप बताइए कोई टेंशन है तो? मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है, हमने बहुत आराम से देखा है। फिर भी अगर आपको टेंशन है, रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, ठीक है। लीजिए अब हमारे सामने है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो हमारे पास लास्ट में माल खरीदा गया है, लास्ट में माल आया है, उसे हम इशू करेंगे।
फीफो से बिल्कुल उल्टा। इस मेथड में मटेरियल जो परचेज किया जाता है लास्ट में, उसे हम फर्स्ट इशू करते हैं। प्राइसिंग इशू करते समय जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा उसे इशू करते रहेंगे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जब वो खत्म हो जाएगा तो उससे पहले वाले माल को इशू किया जाएगा जो उससे पहले मिला था। ये मेथड सूटेबल है जहां पर रेट बढ़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रेट बढ़ रहे हैं तो हम बढ़े हुए रेट से माल को इशू करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और कस्टमर देने को तैयार भी हो जाएगा क्योंकि हम मार्केट रेट पर उससे पैसा ले रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक पुराने रेट पर होगा जो सस्ता होगा, और सस्ता होने की वजह से कम प्रॉफिट दिखाई देगा और कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये मेथड हमें लोअर प्रॉफिट दिखाएगा क्योंकि ज़्यादातर राइजिंग प्राइसेस ही होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज पर है वो आपको कहता है कि लिफो आप नहीं लगा सकते, तो वहाँ फंस जाएंगे। इस वजह से लगा नहीं पाएंगे, प्रॉफिट को कम नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स भी आपको अलाउ नहीं करेगा। फायदे क्या है? ये मेथड समझने में बहुत आसान है, और अभी जो मार्केट प्राइस है उसी पर हमारी कॉस्ट आएगी प्रोडक्ट की, ये तो ठीक बात है। लेकिन नुकसान क्या है कि माल बहुत ही पुराने रेट पर आएगा हमेशा, जो करेक्ट मार्केट प्राइस को नहीं बताएगा। ये एक समस्या है, और प्रैक्टिकली भी ये मेथड सही नहीं है क्योंकि फिजिकली भी ज़्यादातर फीफो चलता है कि भाई पुराना माल इशू कर दो, खराब हो जाएगा पड़े पड़े, तो फिजिकली भी ये ज़्यादा मैच नहीं हो पाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, जहां पर हमें वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया हुआ है फीफो से। अब हम इसी को लीफो से करेंगे, पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों से। ठीक है, तो हम पहले किससे करेंगे? पहले हम लोग इसे करते हैं पीरियोडिक मेथड से। पीरियोडिक मेथड से करते हैं। पीरियोडिक मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या था वहां पर? कंप्यूट क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। यूनिट्स में क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। कैसे? ओपनिंग स्टॉक विच इज नील प्लस रिसीट्स। रिसीट्स हमारे पास 2 बार आ रही है 200 माइनस इशू 130, तो 70 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया यूनिट्स में। स्टेप 2 मेथड को लगाइए। तो मेथड क्या है? मेथड हमें बताता है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, 5 बार माल आया, लीफो कहता है पहले ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, ये इशू हो गया, तो बचा हुआ कौन सा? सबसे पुराना, और सबसे पुराना रेट है 1 रुपए का। तो 70 यूनिट्स 1 रुपए के हिसाब से 70 रुपीज की हो गई एज पर पीरियोडिक मेथड ऑफ लीफो। अब हम परपेचुअल मेथड से इसे करेंगे। अब परपेचुअल मेथड से करने के लिए हमें उसकी डिटेल बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें लिखा है कंप्लीट द रिसीट एंड इशू वैल्यूएशन एंड शो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड मटेरियल कंज्यूम्ड। तो भैया मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकालना पड़ेगा। मटेरियल कंज्यूम्ड तो रुपीज में निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज विच इज नील प्लस रिसीट्स इन रुपीज। तो रिसीट्स हमारे पास 2 बार आ रहा है, एक 100 यूनिट्स 1 रुपी के हिसाब से 100, और 100 यूनिट्स 2 के हिसाब से 200। तो 100 और 200 हमारे पास 300 हो गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 70 रुपीज का हो गया। 300 माइनस 70 230 रुपीज मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया।
तो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया और मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लिया। ये था हमारा कौन सा मेथड, पीरियोडिक। अब हम करेंगे कौन से मेथड से, परपेचुअल से। परपेचुअल से करते हैं लीफो को। ओपनिंग स्टॉक तो नील है, सबसे पहले परचेजेस है 1 जनवरी में, तो रिसीट्स में दिखा देंगे 100 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से 100 का बैलेंस में आ जाएगा। 100 यूनिट्स 1 रुपये 100। इसके बाद 20 को हमने फिर से परचेज किया है, 20 जनवरी को 100 यूनिट्स 2 के हिसाब से बैलेंस में आ जाएगा। 100 यूनिट्स 1, 100 यूनिट्स 2। उसके बाद 22 को इशू है, तो 22 जनवरी को इशू है 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स इशू है। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले हम इसमें से इशू करेंगे, तो 60 यूनिट्स 2 के हिसाब से जाएंगी। सॉरी, इशू में लिखेंगे 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स हमारी चली जाएंगी 2 के हिसाब से 120 की। तो बैलेंस में क्या आएगा, 100 यूनिट्स 1 की और 40 यूनिट्स, क्योंकि 100 में से कितनी चली गई 60, तो 40 बची 80 रुपीज की। अब 25 को 70 यूनिट्स इशू करनी है, 25 जन को 70 यूनिट्स इशू करनी है, तो पहले 40 लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिर 30 इसमें से। बैलेंस हमारे पास 70 यूनिट्स 1 के हिसाब से 70 आ जाएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड 120 प्लस 80 200 230 यूनिट्स 130। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड और ये क्लोजिंग स्टॉक। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम आ गया है, वो बाई चांस है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पीरियोडिक और परपेचुअल में सेम आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है और हम इसकी लीफो मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमारे पास रिसीट्स हैं 3, इशू है 3 और मार्च 24 मतलब एट द एंड सबसे लास्ट में ट्रांजैक्शन है। हमने इशू 10 यूनिट्स जो 16 को किया था वो रिटर्न हो गया है स्टोर्स में, और 31 मार्च को डिफरेंस है फिजिकल वेरिफिकेशन में, मतलब शॉर्टेज। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक आध ट्रांजैक्शन हल्की फुल्की है, वैसे कोई इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हमें परेशान करे, तो इसे हम जल्दी से कर लेते हैं परपेचुअल मेथड से। कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये परपेचुअल से होगा या पीरियोडिक से होगा, तो ये डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 2-3 नंबर का है तो हम इसे पीरियोडिक मेथड से कर देंगे, और अगर ये 5-6 नंबर का है तो हम इसको परपेचुअल से कर देंगे। और कुछ नहीं कहा तो जनरली परपेचुअल से किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस दिया है या नहीं। अगेन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है। 1 मार्च को हमें रिसीट हो रहा है 500 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मार्च 1 के बाद में मार्च 3 को इशू करना है, तो मार्च 3 को हम इशू कर देते हैं। 325 यूनिट्स हैं, क्योंकि एक ही रेट का माल है हमारे पास, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी जब एक से ज़्यादा रेट का माल आ जाएगा तब हमारे को इस मेथड, डिफरेंट टाइप के मेथड एप्लीकेशन की बात आती है। मार्च 14 को
250 यूनिट्स आई हैं हमारे पास 3 के हिसाब से, तो 175 यूनिट्स 2 के रेट से और 250 यूनिट्स 3 के रेट से। तो ये हमारे पास 2 रेट का माल हो गया। अब 14 के बाद 16 को है ट्रांजैक्शन 175 हमने इशू किया है, तो हम कहाँ से इशू करेंगे? फीफो होता तो यहाँ से, लेकिन ये लीफो है तो यहाँ से इशू करेंगे। तो 250 में से 175 यूनिट्स 3 के हिसाब से ये इशू हो जाएंगी 525 की। तो 175 यूनिट्स 2 वाली तो ऐसी की ऐसी ही एज इट इज बची हुई हैं, और 75 यूनिट्स 3 के रेट से 225 की बैलेंस में आ जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और 16 के बाद 20 की ट्रांजैक्शन आ जाएगी। 20 को 560 यूनिट्स हमें मिली हैं और 2.5 के हिसाब से 560 2.5 के हिसाब से 1400 रुपीज़ की हो गई, और बैलेंस में 175 यूनिट्स 2 के रेट से, 75 यूनिट्स 3 के रेट से और 560 यूनिट्स 2.5 के रेट से। तो ये 3 रेट का अब हमारे पास माल आ गया है, 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये 50 पैसे। 20 तारीख के बाद 22 को हमने 90 यूनिट्स हमने इशू करी हैं। तो 90 यूनिट्स इशू कर देते हैं। फीफो है, लीफो मेथड है तो 560 में से हो जाएंगी 90 यूनिट्स 2.5 के हिसाब से 225 की, और जो बैलेंस बचेगा 175 यूनिट्स 2, 75 यूनिट्स 3 और 560 में से 90 गई, 470 यूनिट्स 2.5 के हिसाब से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। 470 इंटू 2.5 1175। अब हमारे पास 22 के बाद 24 को 10 यूनिट्स जो इशू की गई थी 16 को वो वापस आ गई हैं। तो जो 16 को इशू करी थी वो 3 के रेट से इशू करी थी, तो जो 3 के रेट से इशू करी थी वो वापस आ जाएंगी हमारे पास 24 में। तो वापस आई हैं 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स 3 के रेट से 30 की हो जाएंगी। अब बैलेंस में हम सबसे ऊपर लिखते थे फीफो मेथड में, क्योंकि सबसे पहले अगली बार इशू होना है। ये लीफो मेथड है, अगली बार इशू होना तो सबसे लास्ट में लिख देंगे। इशू सबसे पहले यही होना चाहिए क्योंकि ये इसका नंबर आ चुका है। आपको नोट डालना पड़ेगा एग्जाम में इस पर्पस के लिए कि ये माल हम नेक्स्ट टाइम में इशू करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में लिखा है कि शॉर्टेज है 14 यूनिट्स की। अब जब शॉर्टेज है तो हम लास्ट में 31 को शॉर्टेज दिखा देते हैं। 14 यूनिट्स के लिए लीफो मेथड है, पहले इसमें से 10 यूनिट्स फिर 4 यूनिट्स 2.5 के हिसाब से 10 रुपीज़ की। तो बचा हुआ माल कितने का हो गया? 175 2 के रेट से, 75 3 के रेट से, 470 में से 4 यूनिट्स हो गई इशू 466 2.5 के रेट से, 1165 और ये 10 यूनिट्स इशू हो गई। तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी टोटल अमाउंट 1740 होती है। और टोटल अगर हम चाहें
इसकी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं 175, 75 और 466, तो 716 यूनिट्स हैं और 1740 रुपीज़ की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लीफो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि बताइए मटेरियल इशूड या मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट क्या है, तो हम इशू वाले कॉलम को सम कर लेंगे क्वांटिटी और अमाउंट में टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हमारे सामने स्टूडेंट्स है एवरेज कॉस्ट मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर ये वेटेड एवरेज हो, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर ये सिंपल मेथड हो। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो एग्ज़ाम में आएगा या हमें बाद में प्रैक्टिकली जो यूज़ करना होगा। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा ये तो एग्जामिनेशन पेपर जब हाथ में आएगा तभी पता चलेगा, तो इसलिए हमें सब कुछ करना है, कुछ छोड़ तो हम सकते नहीं हैं। एवरेज कॉस्ट मेथड, इसमें हम एवरेज कॉस्ट मेथड लेते हुए हैं कि अलग अलग लॉस जो है वो जब माल मिलता है तो मिक्स हो जाता है। अलग अलग जॉब पर हम ये वाला माल वहाँ ये ऐसा कुछ नहीं करते, सब मिक्स हो जाता है और उसी में से इशू करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट सिंपल एवरेज भी हो सकता है, वेटेड एवरेज भी, परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों से है। हम पहले सिंपल एवरेज मेथड करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। इस मेथड में हम लोग प्राइस के लिए, क्योंकि सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज नहीं, हम क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते, केवल यूनिट प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो यूनिट प्राइस जो परचेजेस का है केवल उसी को ही यूज करते हैं और उसी का एवरेज निकालते हैं, और उसके लिए फीफो मानते हैं। फीफो लेटेस्ट फीफो कैसे, मानो मन में कि फीफो है और जो माल है, जो लॉट का माल है उस लॉट का एवरेज निकालेंगे। हर बार इशू के समय एक नया एवरेज निकलेगा। नॉर्मली एज्यूम किया जाता है कि जो माल पहले आया वो पहले जाएगा, और कैसे करेंगे इसे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की हेल्प से। क्वेश्चन में लिखा है सिंपल एवरेज मेथड से करिए। 3 अप्रैल को इशू है, 4 अप्रैल को भी इशू है, और 8 को भी इशू है। फिर 12 को रिसीट है, 14 को रिसीट है, 16 को इशू, 20 को रिसीट, 24 को इशू, 25 को रिसीट, 26 को इशू, 28, 30, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। और हमें दिया है ओपनिंग बैलेंस 1100 यूनिट्स। तो इसको हम करते हैं, ध्यान से करते हैं, क्योंकि ये हमें एवरेज मेथड के बारे में बताएगा। एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, इसमें हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी टू फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट एट द टाइम ऑफ ईच एंड एवरी इशू। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को क्या था। ये था 1100 यूनिट्स 60 के हिसाब से, तो ये 66,000 का हो गया। तो 1100 यूनिट्स 60 के हिसाब से 60,000। इसके बाद 3 को इशू है, 3 अप्रैल को इशू कर देते हैं 140 यूनिट्स। एक ही रेट का माल है तो इशू करते हुए हमें कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन कब होगी, जब हमारे पास एक से ज़्यादा रेट का माल है। एक ही रेट के माल में तो उसी रेट पर माल इशू हो जाता है। तो 57,600 हो गया। 3rd की ट्रांजैक्शन कंप्लीट। 4th को फिर 250 यूनिट्स इशू करना है।
तो फोर्थ को 250 यूनिट्स इशू कर देते हैं। अगेन 60 के हिसाब से 15,000 रुपीज़ का माल चला गया और हमारे पास 710 बचा 60 के रेट वाला 42,600। अब 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 को 210 यूनिट इशू कर रहे हैं। यूनिट्स इशू हो रही हैं अगेन 60 के रेट से 12,600, तो 500 यूनिट्स बचेंगी 30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 8th के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12th को माल मिल रहा है, परचेज करें 59 के रेट से, तो 12 को परचेज करें 400 यूनिट्स 59 के रेट से, तो ये हो गया 23,600 का। अब यहाँ पर एक नई चीज आई है जो आज तक आपके पास फीफो लीफो में नहीं आई। फीफो लीफो में हम क्या करते थे, अलग अलग माल लिखते थे, ये एवरेज है, इसे मिक्स करके लिखेंगे। तो 500 प्लस 400 कितना हो गया, 500 प्लस 400 क्योंकि रिसीट है 900, 30,000 प्लस 23,600 53,600। अब आप कहें जी 53,600 को 900 से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों वो तो वेटेड एवरेज हो जाएगा। तो अब हम डिवाइड करके ना लिखें तो क्या लिखें, तो बच्चों हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, हमारे पास ये 2 रेट का माल है, एक 60 वाला है और एक 59 वाला है, 2 रेट का माल है, तो हम ये लिख देंगे। ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आप ऐसे लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 के बाद हमने 14 को रिफंड है सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स। हमने पहले 58 के हिसाब से माल इशू किया होगा, वो वापस आ गया, कोई बात नहीं, वापस आ गया तो उसे हम वापस ले लेते हैं। 30 यूनिट्स हैं 58 के हिसाब से, तो 30 यूनिट्स 58 के हिसाब से कितने की होगी, 1740। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, माल वापस आ गया, इसका नंबर लग चुका है, वापस आया तो अब अगली बार सबसे पहले इसी को इशू करना चाहिए, याद रहे ना। तो 900 यूनिट्स कितनी हो गई, 930 यूनिट्स हो गई और 53,600 प्लस 1740 55,340। और रेट में मैं क्या लिखूंगा, रेट में लिखूंगा 60 भी है, 59 भी है और 58 भी है। मेरे पास 3 रेट का माल है, ठीक है भैया। तो अब हमने 12 और 14 इस यहाँ का पूरा काम हो गया, तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम आराम से इसे समझ पाए, ठीक है। और कलर आपको रेड पसंद है, चलो रेड ले लेते हैं। अब हमारे पास 16 को है 350 यूनिट्स इशू, 16 को अब जो 350 यूनिट इशू होनी है उसका रेट क्या हो, तो उसका रेट होगा बच्चों सिंपल एवरेज ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, ये रेट होगा। तो ये वर्किंग नोट में लिखिएगा, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहीं पर लिखना है, तो ये 59 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग नोट में लिखिएगा। तो 350 यूनिट्स 59 के हिसाब से 20,650 की हो जाएगी और हमारे पास 580 यूनिट्स बचेंगी और अमाउंट बचेगा 34,690। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अब कौन कौन से रेट का माल हमारे पास है,
तो बच्चों ध्यान रखो, मैंने क्या कहा था, फीफो मानेंगे, यूनिट्स इशू हो रहा है साथ में, ये भी एज्यूम करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो 350 यूनिट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो 30 यूनिट ये वाली इशू करी होंगी, बची 320 यूनिट्स। फिर हमने 320 में सबसे पुराना रेट जो था, सबसे पुराना रेट हमारा ओपनिंग स्टॉक का था, इसमें से इशू करा होगा। तो जो बचा उनका एवरेज निकालना है। तो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, रिवर्स ऑर्डर में देखो जो जो माल है, कैसे मैं आपको बताता हूं। आप क्या मानो, इसे जो हमारे पास 580 यूनिट्स हैं इस समय, इसे रिवर्स ऑर्डर में चलो, जो जो माल आया। ये तो सबसे पहले 30 यूनिट तो इशू हो गया होगा क्योंकि रिफंड ऑर्डर था। तो इस 580 का जो 580 है, इसमें से 400 यूनिट्स 59 वाली हैं और बची हुई 180 यूनिट्स इससे पहले वाली, मतलब ओपनिंग स्टॉक में से है 60। तो इसका मतलब हमारे पास दो ही रेट का माल है। कौन कौन सा रेट, एक 59 और एक 60। तो हम 59 और यहां पर 60 लिख देंगे। एक बार फिर से समझिए, आप क्या करेंगे, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बचा हुआ कौन सा होगा, लेटेस्ट। तो लेटेस्ट कौन सा है, ये तो रिफंड था, अगली बार इशू हो गया, ये 30 यूनिट्स इसमें इंक्लूड है 350 में। तो बचा हुआ ये 400 लेटेस्ट परचेजेस, और इससे पुराना ओपनिंग स्टॉक है, और दो रेट का माल है, एक 59 और एक 60। तो 59 और 60 का माल है। यही इस मेथड की जान है, और इस मेथड में कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए 16 के बाद क्या हो रहा है, 16 के बाद 16 हो गया, यहाँ 24 इशू है और रिसीट में 20 है। तो हम 20 की एंट्री बना लेते हैं। रिसीट में 480 यूनिट्स 62 के हिसाब से 29,760। तो हमारे पास जो माल था 580 यूनिट्स पहले से ही था, तो अब वो बढ़कर 1060 हो गया, क्योंकि इसमें प्लस हो गई 480 यूनिट्स। 34,690 में 29,760 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 34,690 प्लस 29,760, तो ये 64,450 हो जाएगा। बच्चों दो रेट का माल था ही हमारे पास पहले, 59 और 60, अब 62 का रेट का भी माल आ गया। अब क्या करें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये भी हो गया, हमने ये भी कर लिया 20 का। इसके बाद 24 को 608 यूनिट हमने इशू करी है। तो 24 को 608 यूनिट इशू करी है, और ये 608 यूनिट का रेट, तीन का एवरेज 59, 60 और 62 का एवरेज 59, 60 और 62 का एवरेज 60.33 का रेट लगेगा, 60.33। तो 608 यूनिट 36,681 की आएंगी, और 450 यूनिट्स जो बैलेंस में बचेंगी वो 27,769 की आएंगी। अब हमारे पास ये 452 यूनिट्स रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं कि कौन सा माल है, 62। तो केवल एक ही रेट का माल है हमारे पास 62, तो 62 रेट का ही माल है, उसी पर हम लिख देंगे। आप ये मत सोचना कि 27,769 को हम 452 से डिवाइड कर दें और 62 आ जाए, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको आप डिवाइड कर, मैंने सॉल्यूशन में जो दिया उसमें तो ये जो रेट है पर यूनिट का रेट, ये तो लिखा ही नहीं है, कॉलम बना हुआ ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 26 में क्या हो रहा है, 26 में हम लोगों ने 524 यूनिट्स इशू करी हैं। 25 में पहले परचेजेस है, मैंने कहा ये क्या हो गया, जितना माल है उससे ज़्यादा कैसे इशू हो जाएगा। 25 में हमने परचेज करी है 640 यूनिट,
एक यूनिट 60 रुपये की है और 38,400 38,400 की हो गई है। और जो स्टॉक है हमारे पास वो 1092 का हो गया है। अमाउंट 66,169 और रेट हो गए दो, एक 62 और एक 60। दो रेट का माल आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 26 को हम 26 को हम लोग इशू कर रहे हैं 524 यूनिट। 524 यूनिट इशू कर रहे हैं तो रेट हमारा क्या लगेगा 60 और 62 का एवरेज 61, तो हमारा 31,964 रुपीज़ का इशू हो जाएगा और स्टॉक में 568 यूनिट्स बचेंगी 34,205 की। तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में चलें तो यही माल है, तो 60 रुपये के रेट का माल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा माल 568 यूनिट्स 640 में से पूरी आ जाएंगी। अब हमारे पास रिफंड आया है जो 3 अप्रैल को इशू किया था, उसमें से 28 को रिफंड आया है। तो 28 को हम लोग रिफंड लिख देंगे और रिफंड आया 24 यूनिट्स। 3 को जो इशू हुआ था, 3 को इशू 60 रुपये का हुआ था, तो 60 रुपीज़ के हिसाब से इसे रिफंड कर देंगे 1440 का। तो बैलेंस यूनिट्स में बढ़कर 592 हो जाएगा, अमाउंट में बढ़कर 35,645 का हो जाएगा और यूनिट्स में दो रेट 60 का रेट था, अब भी 60 का ही रेट है। ये तो फ़ायदा हो गया, जो रेट पर हमारे पास बैलेंस है उसी रेट पर वापस आया था। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है जो 150 यूनिट्स हमें मिली है 64 के हिसाब से 30 अप्रैल को 150 यूनिट्स 64 के हिसाब से, तो 9600 की हैं और बैलेंस में 742 हो जाएगा 45,245। और जो रेट हैं हमारे पास इस समय दो रेट हैं 60 और 64। तो नेक्स्ट टाइम जब इशू होगा तो 60 और 64 का एवरेज 62 के रेट से इशू होगा। तो ये मेथड था हमारा सिंपल एवरेज। सिंपल बच्चों को नहीं लगता, लेकिन मेरे ख्याल से सिंपल है। बस एक बात ध्यान रखिए, सिंपल जब भी हम इशू करेंगे तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक माल रखा हुआ था उसको रिवर्स ऑर्डर में परचेजेस में देखो क्या क्या रेट का माल था, जब तक वो पूरा हो जाए उसका एवरेज निकालिए। बस एक ही ये बात ध्यान रखिए, समझ में ना आए इसको एक दो बार और देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड, अभी हमने जो करा था परपेचुअल करा था, पीरियोडिक कर रहे हैं। तो ये मेथड बिल्कुल अभी अभी जो किया वैसा ही है, बस यूनिट का हम पर यूनिट का एवरेज प्राइस निकालेंगे। ये हमारा वीकली मंथली हो सकता है और हर एक इशू के टाइम हम ये एवरेज रेट यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एंड में स्टॉक के लिए यूज करेंगे। एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्राइस एट विद डिफरेंट कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल वर परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। जो अलग अलग परचेजेस है उसका एवरेज निकालेंगे। इसका मतलब ओपनिंग का या रिफंड ऑर्डर का एवरेज नहीं निकलेगा, ध्यान से समझिए। जो माल खरीदेंगे उसका एवरेज निकालेंगे रेट का, जो रिफंड ऑर्डर है, रिटर्न है या फिर जो ओपनिंग स्टॉक है उसका एवरेज नहीं निकालेंगे। यहाँ लिखा भी है कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कंप्यूट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में 1100 यूनिट माल था, हमने जो माल खरीदा 400 यूनिट आया। हमें पहले स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है क्लोजिंग स्टॉक निकालना है यूनिट्स में। फर्स्ट स्टेप ये होता है और इसके लिए हम रिसीट और इशू लिखते हैं। तो ये 1100 यूनिट्स ओपनिंग था, रिसीट परचेजेस नहीं है, रिसीट है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी में पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो 400 यूनिट्स है, 300, 480, 640, 24 और 150।
और इशू में 140, 250, 210, 350, 608 और 524, तो टोटल 742 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे निकाल लेंगे। हमारे पास देखो पिछली बार 742 यूनिट्स ही आया था। अब रेट लगाना है, तो जो परचेजेस है उसका रेट, तो परचेजेस हमने 4 बार करी है, 4 बार हमने परचेजेस करी है। चेक करें, परचेजेस नंबर 1 @59, परचेजेस नंबर 2 @62, नंबर 3 @60 एंड नंबर 4 @64। तो हमने 4 बार परचेजेस करी है। पहली बार 59, दूसरी बार 62, 60 और 64, 4 बार है तो 4 डिवाइड कर दिया, एवरेज रेट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये एवरेज रेट यूज कर लिया। तो बहुत ही सिंपल था ये हमारा पीरियोडिक सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो सबसे अच्छा मेथड है, आजकल सबसे ज़्यादा यूज में भी आता है और एकदम परफेक्ट आंसर भी निकालता है। ना बहुत ज़्यादा कम क्लोजिंग स्टॉक, ना बहुत ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक, ना ही मटेरियल कंज्यूम बहुत कम या बहुत ज़्यादा, सब कुछ एवरेज मेथड पर यूनिट्स को भी कंसीडर करते हैं। सबसे अच्छा मेथड है और करने के लिए भी सबसे आसान है और आप सबसे जल्दी कर भी पाएंगे। जब भी हम इशू करेंगे तो जो भी अमाउंट है उसे यूनिट से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्राइस निकाल लेंगे और जब तक कि नया माल नहीं आएगा, नया रेट नहीं आएगा, हम इशू करते चले जाएंगे। परपेचुअल वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने है। वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं फीफो और लीफो में। अब हम उसी मेथड को कर रहे हैं 53 क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से। तो यहाँ पर हम लोग परपेचुअल कर रहे हैं, तो हम लोग फटाफट से वही जो करते हुए आए हैं हर बार, हम क्या करते हैं, डेट, रिसीट्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब हम लोग देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं इसमें। सबसे पहले परचेजेस है, 1 जनवरी को 100 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास 100 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से हमारे पास बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद हमने 20 को फिर से परचेजेस किया है, तो 20 जन को 100 यूनिट्स हमने 2 रुपये के हिसाब से परचेज किया है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, 100 यूनिट थी, 100 यूनिट और आ गई, कितनी यूनिट्स हो गई, 200 यूनिट्स हो गई और अमाउंट 100 + 200 कितना हो गया, 300 रुपीज। अब सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात, 300 को 200 से डिवाइड कर दो, एवरेज रेट निकाल लो और हर बार इसी रेट से माल को इशू करते चले जाओ। तो कितना सिंपल है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया, एक बार और समझो। क्वांटिटी 100 थी, 100 क्वांटिटी और आ गई, टोटल क्वांटिटी ऐड करके लिख लो। अमाउंट 100 था, 200 अमाउंट हो गया, अमाउंट ऐड करके लिख लो। डिवाइड कर दो अमाउंट को क्वांटिटी से, रेट निकाल लो। अब इसी रेट को यूज करे जाओ। 22 को इशू करते हैं 60 यूनिट 1.5 के हिसाब से 90 रुपीज की। बैलेंस में आ जाएगा 140 यूनिट्स 1.5 की 210। तो बहुत आसान मेथड है। अब हम लोग 25 को इशू करते हैं 70 यूनिट्स, अगेन 1.5 की, क्योंकि जो बैलेंस में है उसी रेट पर माल जाएगा। और 70 यूनिट्स कितने की बचेंगी, 105 की। तो ये मेथड हो गया वेटेड एवरेज। इस मेथड से हम और क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने आ गया। यहाँ पर हमें
बता रखा है। रिसीट हो रहा है 500, 250, 560। इशू भी है, 3 इशू हैं, 3 रिसीट हैं। वेटेड एवरेज मेथड से करना है। और 24 को हमने इशू किया, 24 को जो इशू किया था 16 को 10 यूनिट्स वापस आ गया। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन में हमारे पास 31 मार्च को कुछ डिफरेंसेस भी आया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने और किसी मेथड से किया था और अब हम इसको वेटेड एवरेज मेथड से करने वाले हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स को तो छोड़ ही देते हैं, रिसीट्स लिख देते हैं, इशू और बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट मार्च को परचेजेस है 500 यूनिट, 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की। बैलेंस में आ जाएगा 500 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये की। फर्स्ट मार्च को हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, परचेजेस है हमने लिख लिया। अब मार्च 3 में इशू है, इशू है 325 यूनिट्स और रेट एक ही है 2 रुपीज़। तो इसमें तो हमारे पास कोई टेंशन है ही नहीं किसी भी तरीके का, क्योंकि एक रेट का माल हमारे पास था। अब हम 14 को रिसीट कर रहे हैं माल 250 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से। तो 175 प्लस 250 425 हो गया, 350 प्लस 750 1100 हो गया। इस 1100 को 425 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक नया रेट आ जाएगा 2.59। इसे 2 डिजिट तक रखिए, अगर 2 डिजिट से ज़्यादा हो रहा है तो राउंड ऑफ करके। और हम हर एक इशू पर अब हम इसी रेट को यूज़ करेंगे। 16 को इशू है 175, तो कौन से रेट का इशू होगा 2.59 के रेट से इशू हो जाएगा। तो 453 रुपीज़ का इशू हो जाएगा। अगर हम पूरा एग्जैक्टली पैसा भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आजकल पैसे की इतनी वैल्यू नहीं है, तो ये बैलेंस है, लेकिन बच्चों को कई बार कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, तो ये 25 पैसे हम क्लोजिंग बैलेंस में तो छोड़ सकते हैं, इशू अमाउंट में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये पर यूनिट रेट होगा तो उसमें नहीं छोड़ सकते। बच्चे कहते हैं 25 पैसे छोड़ देते हैं पर यूनिट में भी, और अर्थ का अनर्थ क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप इसे पूरा ही लिख लीजिए। अब एक काम और ध्यान रखिए आप लोग, वो क्या है, और वो ये है कि आप क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करिए, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करिए, और जब भी इशू हो तो रेट निकालने की कोशिश मत करिए, वही रेट लिख दीजिए। इससे मल्टीप्लाई मत करिए, 250 को 2.59 से मल्टीप्लाई मत करिए। हो सकता है राउंड ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो, या थोड़ा सा ज़्यादा भी डिफरेंस आ रहा हो। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, और उसे एक ऐसी जगह नोट कर लीजिए जो कभी भी आपसे खोए ना। वो क्या, जब भी कोई परचेजेस होगा वेटेड एवरेज में, हम एक नया रेट निकालेंगे, इशू पे कभी कोई नया रेट नहीं निकालेंगे। बैलेंस में हमेशा क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करेंगे और क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, अमाउंट में अमाउंट प्लस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे। ये गुरु मंत्र ले लीजिए। वेटेड एवरेज मेथड में जब भी हमारा बैलेंस लिखेंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस होगा इशू हुआ है तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस होगा अगर इशू रिसीट हुआ, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस होगा अगर रिसीट हुआ है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हो जाएगा अगर इशू हुआ है, और रेट
परचेजेस के समय, रिसीट के समय नया रेट आएगा डिवाइड करके, इशू के समय कभी भी नया रेट मत लिखिए। क्लियर? कभी भी हम क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को नहीं लिखेंगे। गुरु मंत्र ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, इसको 250 को 2.59 से मल्टीप्लाई करके मत लिखो भैया, ये काम नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 20 मार्च 560 यूनिट्स है, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1400 रुपये। क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करेंगे, गुरु मंत्र बताया मैंने आपको, तो 250 प्लस 560 810। अमाउंट में अमाउंट प्लस करेंगे तो 646.75 प्लस 1400, ये हो गया 2046.75। हर नए परचेजेस पर नया रेट आएगा, तो ये नया रेट आएगा 2046.75 डिवाइड बाय 810, तो ये नया रेट आ गया 2.53। एक और बात बताता हूं जिससे आप कॉमन सेंस लगाइए कि जो पुराना रेट है 2.59 और नया रेट है 2.5, इसके बीच का कोई रेट आएगा। ऐसा नहीं होगा इसका एवरेज 2.59 और 2.5 का एवरेज 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे या 5 रुपये हो जाएगा। इसके बीच में आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ने में काम आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 22 को इशू है, 22 को इशू है 90 यूनिट्स। इशू के समय कोई नया रेट नहीं आएगा, बैलेंस आ जाएगा 720 यूनिट्स। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस हुई, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये बात आप भूल नहीं सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। 22 के बाद 24 को 10 यूनिट जो 16 को इशू करी थी वापस आ गई। 16 को इशू करी थी 2.59 की, वो वापस आ गई। तो ये तो इतना आसान है कि जो वापस आ गई तो उसे लिख लो भैया, जिस रेट पर वापस आई उस रेट पर लिख लो। क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस कर दो, अमाउंट में अमाउंट प्लस कर दो, और जैसे ही रिसीट हो तो एक नया रेट निकाल लो। तो नया रेट क्या आ गया हमारा? नया रेट आ गया 1844.95 डिवाइड बाय 730। अगेन रेट बाई चांस वही आ गया, कोई इतना ज़्यादा मामूली वैल्यू थी, क्वांटिटी थी और अमाउंट था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा रेट पर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास शॉर्टेज। फिजिकल वेरिफिकेशन में 14 यूनिट की शॉर्टेज आई है। एबनॉर्मल लॉस मान लेते हैं 14 यूनिट 2.53 के रेट से, ये हो जाएगा 35 रुपीज़ 42 पैसा। और बैलेंस में क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो। इशू के बाद क्या गुरु मंत्र किया था कि इशू के समय कोई नया रेट आएगा? नहीं आएगा। अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर दो, रेट वही लिख दो। लो जी, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इसका टोटल कर दो तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 जनवरी मंथ के लिए हमें बनाना है और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है। रिसीट है हमारे पास अलग अलग दिन, इशू है अलग, और 28 को वेरिफिकेशन नॉर्मल लॉस मानना है और 28 को है, तो हम भूल ना जाएं। तो यहाँ पर 28 को नॉर्मल लॉस है, हमें भूलना नहीं है ना। नॉर्मल लॉस है 28 को, यहाँ लिख लिया। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना भैया कि आप क्वेश्चन करोगे इस क्वेश्चन को साथ में,
और जैसे ही मैं कुछ गड़बड़ करूं तो आप ऐसा सोचना कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आप मुझे बता देना कि सर आप तो ये गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं उसको उसी समय ठीक कर दूंगा। ठीक है बच्चों? कई बार आपको लगता है क्या सर आप हंसी मजाक कुछ करते नहीं हो और हमें बोरियत होती है आपसे पढ़ते हुए। तो अभी हमारी यारी दोस्ती शुरू हुई है, अभी हमारा ये शुरुआत है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा जैसे ही आपके साथ खुलता जाऊंगा तो मैं आपके साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दूंगा। फिर आप कहोगे सर आप पढ़ा लो, इतना हंसी मजाक मत करो, हमें पढ़ाई करनी है, पेपर पास में आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास रिसीट है 400 यूनिट्स 2 के हिसाब से 800 रुपीज़ की, और इसी दिन इशू है ना? चाहते तो हम इसी दिन इशू भी दिखा सकते थे। लो जी, इसी दिन इशू है 300 यूनिट, तो 100 यूनिट बचा हमारे पास 200 रुपए का। कलर बताओ कौन सा लें? अरे बच्चों ने कहा ब्लू लो, ब्लू ले लेते हैं। हमारा ये काम हो गया है। अब हम जनवरी 12 की बात करते हैं। 200 यूनिट आई हैं 3 रुपए के हिसाब से 600 की, तो 200 यूनिट्स प्लस 100 यूनिट्स 300 यूनिट्स, 200 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़ 800 रुपीज़, 800 डिवाइड बाय 300 2.67। बच्चे कह रहे हैं जी इस क्वेश्चन में बस 2 रंग लो। चलो जी 2 रंग ही लेते हैं हमेशा। अब 12 हो गया, 15 को इशू है। लो जी 15 को इशू कर दिया हमने। 100 यूनिट 2.67, तो 267 का हमने इशू कर दिया, और हमारे पास जो बैलेंस बचा वो 200 यूनिट बचा, 800 माइनस 267 533, और रेट चेंज नहीं करना इशू के समय, मैंने आपको बताया था। चलिए ये भी हो गया। अब जनवरी 18 को हमारे पास 400 यूनिट आ रही है 4 रुपए के हिसाब से, तो बैलेंस में 600 यूनिट हो जाएंगी 2133 की, और जो एवरेज रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 3.56। इसका 2.67 और 4 का बीच में कोई रेट आएगा। ठीक है। अब जनवरी 22 200 यूनिट इशू करनी है, तो कौन से रेट से? 3.56 से इशू करेंगे 712 रुपए की, तो 600 में से 200 गई 400 यूनिट, रेट ये लगाएंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या करें? 24 को रिसीट करते हैं 300 यूनिट्स 5 के हिसाब से 1500, तो 700 यूनिट्स हो गई हैं, 2921 की हो गई है, और इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कह रहे हो सर इस बार आप लिख नहीं रहे हो, डिवाइड कैसे कर रहे हो? लो जी यहाँ पे लिख देते हैं। आप खुश रहो, आपको समझ में आना जरूरी है। लो जी यहाँ पर रिसीट पे चेंज, लो जी यहाँ पे आप हर बार जब भी माल आएगा तो रेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 700 यूनिट्स का रेट 4.17 हो गया। अब 24 के बाद क्या करना है? 24 हो गया, 24 के बाद है 31, नहीं 29, लिख दो 29। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अब हमें 2 यूनिट्स नॉर्मल लॉस लेना है। 28
28 को, तो 28 को 2 यूनिट्स नॉर्मल लॉस ले लेते हैं। नॉर्मल लॉस का मतलब अमाउंट में नहीं लिखेंगे, तो यूनिट्स रह जाएंगी 698 और अमाउंट रह जाएगा 2921 सेम। अब हमारे पास 2 यूनिट कम होने से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका रेट बढ़ जाएगा 1 पैसे से 4 रुपये 18 पैसे हो जाएगा। नॉर्मल लॉस सबसे लेंगे बची हुई यूनिट से। चलिए ये भी हो गया। अब 29 को रिटर्न हुआ है। जो माल हमने इशू किया था 15 जनवरी को, 15 जनवरी को किस रेट का माल था 2.67, वो वापस आया है, तो 2.67 का 26 रुपये 70 पैसा के हिसाब से वापस आ गया। तो यूनिट्स बढ़कर हो गई 708 और अमाउंट बढ़कर हो गई 2947.70 और रेट डिवाइड कर देते हैं 2947.70 डिवाइड बाय 708, तो हमारा रेट थोड़ा सा कम हो गया 2 पैसे, क्योंकि माल सस्ता था। चलिए आखिरी ट्रांजैक्शन आ चुकी है और 300 यूनिट इशू हैं 31 जनवरी को। 300 यूनिट इशू हैं। रेट क्या लगाएंगे 4 रुपये 16 पैसा 1248 और बैलेंस कितना आएगा 408 4 रुपये 16 पैसा। मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करेंगे क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस अमाउंट में से अमाउंट माइनस। लो जी आ गया क्लोजिंग स्टॉक। एक क्वेश्चन और हमारे खाते में जमा हो गया। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला क्या है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगाइए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि हर एट द एंड ऑफ ईच मंथ हम सारा का सारा माल वो वाला रेट लगाएंगे जो लास्ट डिलीवरी का है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनली आएगा उसमें रेट वो लगाएंगे जो आखिरी बार खरीदा गया था। तो ये अभी हम जब पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है, इशू है, परचेजेस इशू, परचेजेस रिटर्न बैक एंड इशू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दें इसको। आपके लिए मैंने ये बनाकर रखा है, आप पॉज करके जल्दी से बना लीजिए इसको और साथ में करते हैं, ठीक है। साथ में करिए आप सब मेरे। 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस है 70 यूनिट्स 3 के हिसाब से 210, ठीक है, ये हो गया। अब 5 को इशू है 22 यूनिट्स 3 के हिसाब से 66, बचा कितना 48, 3 के हिसाब से 144। 7 को परचेजेस है 4 के हिसाब से, क्या बोला था क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, अमाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगी और डिवाइड कर देंगे, तो क्या रेट आ जाएगा 3.50। 3 और 4 के बीच का कोई रेट आएगा, जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में आए, कुछ भी आ सकता है। तो जी 9th पे आ गए हम। 20 यूनिट्स इशू हैं, क्या रेट लगाओगे 3 रुपये 50 पैसे, 70 रुपये की हो गई, बची 76 यूनिट। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 76 को 3.5 से, 336 में से 70 को लेस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करें 9 भी हो गया। 19 परचेजेस है 76 यूनिट 3 के हिसाब से 228, तो 76 यूनिट पहले थी, 76 और आ गई 152, 266 प्लस 228 494 और रेट आ जाएगा 3.5 और 3 के बीच का कुछ 3.25।
कैसे आया 494 डिवाइड बाय 152, ठीक है जी। 24 अगस्त को वापस आया माल हमारे पास स्टोर्स में 19 यूनिट 20 में से, जो हमने 9 अगस्त को इशू करी थी। और जो 9 अगस्त को हमने इशू करी थी वो हमारे यूनिट्स थी कितनी, 20, 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। उसमें से 24 तारीख को हमारे पास वापस आ गई हैं 19 यूनिट 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, 66 रुपीज़ 50 पैसा की। तो बैलेंस हमारे पास कितना हो गया, 171 यूनिट्स हो गई और 560 रुपीज़ 50 पैसा की हो गई। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 560.50 को 171 से, तो मेरे पास एक नया रेट आ जाएगा 3.28, 3.2777 है, तो उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 3.28 आ जाएगा। अब 24 हो गया, 27 को हमने इशू किया है 10 यूनिट 3 रुपीज़ 28 पैसा के हिसाब से, 32 रुपीज़ 80 पैसा। तो 161 यूनिट्स हमारे पास बची है 527.70 के हिसाब से। ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो माल एंड में बचेगा उसको हम लास्ट डिलीवरी के रेट से वैल्यू करेंगे। जो भी माल हमारे पास बचेगा उसको वैल्यू करेंगे लास्ट डिलीवरी के रेट से। लास्ट डिलीवरी का रेट है 3 रुपये 50 पैसे। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमने वैल्यू करना है 3 रुपये 50 पैसे पर। तो 31 अगस्त को हमें 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक। ये हो जाएगा 563 रुपीज़ 50 पैसा। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमें इस अमाउंट का जो बढ़ाना पड़ेगा वो है 35 रुपीज़ 80 पैसा। इसे हम पर्टिकुलर्स में लिख देंगे स्टोर्स एडजस्टमेंट, क्योंकि हमारा अमाउंट था क्लोजिंग स्टॉक का केवल 527 रुपये 70 पैसे, 527.70, हमने उसे 563.50 कर दिया। तो जो बढ़ाया तो रिसीट में केवल अमाउंट में लिखेंगे और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे स्टोर्स एडजस्टमेंट। अब हमारे सामने है पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हमने परपेचुअल के हिसाब से कर लिया, बहुत सिंपल था। क्वांटिटी जो आई हमारे पास उसे ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया अमाउंट को क्वांटिटी से, रेट आ गया, इशू करते चले गए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड था। पीरियोडिक भी बहुत सिंपल है। ये मेथड वेटेड एवरेज मेथड जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे पीरियड की परचेजेस रुपीज़ को पूरे पीरियड की परचेजेस क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेट निकाल लेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक के लिए काम आएगा। पीरियोडिक में हर बार इशू के समय रिसीट के समय नहीं होगा। यहाँ एवरेज प्राइस टोटल जो मैंने अभी आपको बताया डिवाइड करके निकाला जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम इसमें ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे एवरेज निकालते हुए, क्योंकि वो पिछले पीरियड को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जहाँ पर हमारे को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50 यूनिट्स 5 के हिसाब से, परचेजेस हैं, इशू हैं, फीफो लीफो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से हमें निकालना है पीरियोडिक मेथड। फीफो लीफो वेटेड एवरेज तीनों लगाने हैं, मटेरियल कंज्यूम भी निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी निकालनी है। तो पीरियोडिक में सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं जल्दी बताइए। हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं यूनिट्स में। ओपनिंग स्टॉक 50 प्लस परचेजेस 300, 500, 600 और इसमें से इशू कर दिया 250, 400 और 500। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 300 यूनिट्स। तो स्टेप 1 हम क्या करते हैं पीरियोडिक में कि हम सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में पता लगाते हैं। अब जब हमें पता चल गया क्लोजिंग स्टॉक, तो अब हम मेथड लगाएंगे स्टेप 2 में। सबसे पहले फीफो मेथड क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे
पहले माल चला गया तो बचा हुआ सबसे पुराना माल चला गया तो सबसे नया माल बचा हुआ है। सबसे नया माल है 600 यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से। तो क्या 600 में से 300 यूनिट हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये 300 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 2400 रुपीज़ की वैल्यू हो जाएंगी फीफो मेथड के हिसाब से। ये तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई। और मटेरियल कंज्यूम्ड अगर मैं देखूं इसकी कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कैसे आती है? मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ में, परचेजेस रुपीज़ में और माइनस क्लोजिंग रुपीज़ में। तो ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ में हमारा है 250 रुपीज़ का, 50 यूनिट है 5 रुपये के हिसाब से 250 रुपये की। परचेजेस 1800, ये आपको अलग से लिखना होगा, मैं इसमें लिख कर दिखा रहा हूँ 3500 और 4800। इसका टोटल कर देंगे तो टोटल परचेजेस आ जाएगी 10,100 की। तो 10,100 की हमारी परचेजेस हो गई और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2400 रुपीज़ का। तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 7,950 रुपीज़ का। तो फीफो के हिसाब से मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपीज़ और मटेरियल कंज्यूम्ड 7,950 रुपीज़। अब हम बात करते हैं लीफो की। लीफो मेथड क्या कहता है? लीफो मेथड कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो माल बचा है वो सबसे पुराना बचा हुआ है। तो जो माल बचा है उसकी यूनिट्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 300 यूनिट्स। और सबसे पुराना रेट ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ओपनिंग। तो सबसे पुराना माल ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक कितनी यूनिट्स है? 50 यूनिट्स। क्या 50 यूनिट में से 300 यूनिट हो सकती है? नहीं। तो हम ये मानते हैं कि 50 यूनिट तो ओपनिंग वाली है जो 5 रुपए की थी, 250 रुपीज़ की, और बची हुई 250 यूनिट नेक्स्ट परचेजेस में से होगी जो 5th को हमने 5 अप्रैल को परचेजेस किया था 250 यूनिट्स एट द रेट 6। तो 250 यूनिट्स एट द रेट 6 1500 का हो गया। तो हमारा 1750 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये हमारा लीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकालेंगे। तो उसके लिए वही ओपनिंग स्टॉक रुपीज़ में जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 250 फीफो के लिए, प्लस परचेजेस फीफो के लिए लिख चुके हैं 10,100 माइनस 1750 क्लोजिंग स्टॉक इसके लिए लीफो के लिए। तो ये हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी मटेरियल कंज्यूम्ड 8600 रुपीज़। तो हमने 2 मेथड कर लिए। तीसरा मेथड है वेटेड एवरेज। उसके लिए ग्रीन कलर हमारे पास बचा है, वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे एवरेज परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10,100 रुपीज़, और क्वांटिटी थी 300, 500 और 600, मतलब 1400। तो 1400 रुपीज़ की क्वांटिटी, 10,100 रुपीज़ की अमाउंट। तो हमारे पास रेट आ गया 10,100 डिवाइड बाय 1400, 7.21। तो 7.21 का रेट आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट है, इसको 7.21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2163 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा वेटेड एवरेज के हिसाब से। और मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए वही जो अभी अभी हमने सीखा, ओपनिंग स्टॉक 250 रुपये का, परचेजेस 10,100 रुपये की, माइनस क्लोजिंग 2,163 रुपीज़ की।
तो इसके हिसाब से हमारा 8,187 रुपीज़ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर स्टोर्स लेजर अकाउंट मटेरियल एक्स के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा सा बैलेंस नहीं दिया लेकिन रिसीट और इशू दिया है। अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमें बनाना पड़ता था, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ दिया है। ओपनिंग बैलेंस है, फिर रिसीट है, फिर इशू है। फिजिकल वेरिफिकेशन 30 सितंबर को बताता है कि एक्चुअल स्टॉक 3800 यूनिट्स है। अगर एक्चुअल में नहीं, बुक्स में नहीं हुआ तो वो शॉर्टेज हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा। इंडिकेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग एम्प्लॉयड अबव, कौन सा मेथड लगाया गया है वो हमें बताना है। अच्छा देखते हैं, सपोज फीफो मेथड है। अगर फीफो मेथड हो तो हमें क्या करना होगा, जो इशू है जुलाई 23 को जो इशू है 1200 यूनिट्स। अगर ये फीफो मेथड है तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक से होगा @2, तो इशू का अमाउंट होना चाहिए 2400। क्या 2400 है? नहीं, इसका मतलब फीफो मेथड नहीं है। नेक्स्ट मेथड था लीफो। लीफो मेथड होगा तो आउट ऑफ 2.3 इशू होगा @2.3, तो 1200 इंटू 2.3 2760, ये भी नहीं है। वेटेड एवरेज चेक करें, अगर ये वेटेड एवरेज होगा तो पहले 2600 यूनिट्स 5200 की हो जाएंगी, फिर जब रिसीव होगी 2000 यूनिट्स 2.3 के हिसाब से 4600 की, तो स्टॉक में अमाउंट प्लस अमाउंट 9800, क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 4600 और रेट आ जाएगा 9800 डिवाइड बाय 4600, 2.13, ये रेट आ जाएगा। अब 1200 यूनिट्स इशू हैं तो 2.13 के हिसाब से अगर है ये, तो ये हमारा वेटेड एवरेज मेथड हो जाएगा 2556, करेक्ट। इसका मतलब ये मेथड कौन सा है? ये मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। तो ये मेथड बता दिए। लिखा है कंप्लीट द अबव अकाउंट, तो ये हमारे केवल बैलेंस बनाना है और सब कुछ दिया हुआ है, और तो आप इसको कंप्लीट करिएगा, आपके पास सॉल्यूशंस है बिल्कुल। इसमें मेन मुद्दा ये था कि कौन सा मेथड लगाया गया है, वो हमने पता लगा लिया, तो इसमें और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है और हमें मेथड बताना है। 2 बार रिसीट है, 1 बार इशू है, 2 रुपये के हिसाब से इशू है, और जो हमारे पास रिसीट है वो तो 1.8 और 1.75 है, तो फीफो लीफो तो है नहीं इस हिसाब से। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक होगा, और वो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 यूनिट 40,000 का @2। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में से इशू हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक में से इशू होने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड है। लो जी, ये तो बहुत आसान था, फीफो था। तो लिखा है क्लोजिंग स्टॉक में 6950 यूनिट्स हैं, तो मे भी कुछ कम हो जाएंगी। हमें बताना है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है, फीफो यूज हुआ है, और ये कह रहे हैं कि 2 डेसिमल तक आप सही कैलकुलेशन करिए, और एक और ऐसा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करिए जिसे आप जानते हैं अच्छे से। तो आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक तो फीफो मेथड से तो क्वेश्चन में दिया ही है, वो करना ही है।
दूसरा मैंने इसमें सॉल्यूशन वेटेड एवरेज मेथड से दिया हुआ है, तो आप जब सॉल्यूशन कर लेंगे इससे वेटेड एवरेज मेथड से, तो इसे सॉल्यूशन से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे समझाएं हम लोग और टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट मेथड इज हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड एजम्पशन लेता है कि हमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लोएस्ट प्राइस पर लेना चाहिए, सो दैट हम लोग कम से कम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रॉफिट निकालें और कम से कम ही टैक्स दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आए और हम अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसा वसूल करें। तो इस मेथड के हिसाब से हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो मटेरियल परचेज हायर प्राइस जो सबसे पहले होता है, सबसे महंगा माल होता है, उसे सबसे पहले हम इशू करते हैं। ये मेथड वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं प्राइजेस में, तो हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर कर लें, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है तो ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम देखें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और इस क्वेश्चन नंबर 60 में हमें हीफो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लें जल्दी से? ठीक है जी, कर लेते हैं। तो डेट, रिसीट्स, मैं पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बनाना होगा हमेशा, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को हमारे पास 550 यूनिट्स आ रही हैं 2.3 के रेट से, तो ये हो जाएगा 1265 की, और बैलेंस में आ जाएगा 550 यूनिट्स 2.30 1265। अब ये हो गया। नेक्स्ट है 5th को, फिर से 500 यूनिट्स आ गई हमारे पास 2.10 के हिसाब से 1050 की, तो 550 यूनिट्स 2.30 और 500 यूनिट्स 2.10, ये हमारे पास दो टाइप का माल आ गया, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास 10th को इशू है, तो जब 10th को हम इशू करेंगे तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट सबसे महंगे माल को इशू करेंगे। महंगा माल है 2 रुपये 30 पैसे वाला, तो 500 यूनिट 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से इशू कर देंगे 1150 1150 की, तो इसमें से इशू करिए तो हमारे पास 50 यूनिट्स बचेंगी 2.30 के हिसाब से 115 की, और 500 यूनिट्स बचेंगी 2.10 के हिसाब से 1050 की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, और ये 10th का काम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12th की, परचेजेस। तो 12th को हम परचेजेस कर लेते हैं, और 350 यूनिट्स हैं 2.40 के हिसाब से 840 की, तो हमारे पास 50 यूनिट हैं 2.30, 500 यूनिट्स हैं 2.10 और 350 यूनिट्स हैं 2.40। ये हमारे पास 3 रेट का माल आ गया, परचेजेस का काम कर दिया। अब इशू है 15 को 200 यूनिट, तो सबसे महंगा माल है 2 रुपये 40 पैसे वाला, तो इसमें से इशू कर देते हैं। तो 200 यूनिट्स 2.4 के हिसाब से इशू कर देते हैं 480 की, तो 50 यूनिट्स 2.3 की, 500 यूनिट्स 2.10 की,
350 में से 200 गए, 150 यूनिट्स 2.4 रुपीज़ के हिसाब से ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो ये 15 को भी इशू कर दिया हम लोगों ने। अब 18 को 300 यूनिट्स इशू करना है। 18 को 300 यूनिट्स है, सबसे महंगा हमारे पास है 150 यूनिट्स, ₹2.40 के हिसाब से। अब बचा हुआ जो 150 यूनिट्स हैं वो उससे कम महंगा ये है, लेकिन ये केवल 50 यूनिट्स हैं, तो ये 50 यूनिट के हिसाब से इशू हो गया। नेक्स्ट जो उससे कम महंगा था, तो ये अच्छा हो रहा है, सारा माल ख़त्म होता जा रहा है, तो ये भी इशू हो गया, ये भी। अब बचा हुआ 300 में से 200 हो गया, तो बचा हुआ 100 यूनिट्स। अब हमारा सबसे सस्ता माल जो ₹2.10 का था उसमें से इशू हो जाएगा। तो अब हमारे पास केवल एक ही माल बचा है, 400 यूनिट, ₹2.10 के हिसाब से 840 का। ये बहुत अच्छा काम हुआ, सारा माल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 20 को 300 यूनिट आई हैं। 20 तारीख को 300 यूनिट आई हैं ₹2.25 के हिसाब से, 675 की। तो माल हमारे पास दो रेट का हो गया, एक ₹2.10 का और एक ₹2.25 का। ये भी आ गया। अब लास्ट है 350 यूनिट्स इशू कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल लास्ट ट्रांजैक्शन है। तो 350 यूनिट्स इशू करनी है 25 अप्रैल को। तो कहाँ से महंगा माल है 300 यूनिट का, तो पहले महंगे में से इशू कर देते, और इसके बाद में जो बचा हुआ 50 यूनिट है वो ₹2.10 के हिसाब से इशू कर देते हैं। तो ये तो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो 400 में से 50 चला गया, 350 यूनिट बचा है ₹2.10 वाला, 735 का। तो मेथड सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई, सिंपल मेथड है। एग्ज़ाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया है क्योंकि ये सिंपल है, और एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ मेथड है, जैसे नीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो अगला माल ऑर्डर कर रखा है वो वाला माल जो आएगा उस रेट पर हम इशू करेंगे। थोड़ा सा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन थ्योरी में आ सकता है, इसलिए मैंने दे रखा है इसमें। मेन बात है जो नेक्स्ट प्राइस आना है उस रेट पर हम करेंगे, हर बार उसी रेट पर हम इशू करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस मेथड हो गया एक तरीके से। एक है बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में क्या रहता है कि हम कुछ स्टॉक फिक्स्ड असेट की तरह मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पास हमेशा रहता है, मिनिमम स्टॉक। ये भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। मार्केट प्राइस मेथड भी है कि रिप्लेसमेंट, जिस रेट पर माल रिप्लेस होगा उस रेट पर हम इसे दिखाएं, इशू दिखाएं, या रियलाइजेबल वैल्यू पर। एक है इन्फ्लेटेड मेथड, इसमें हमारा कुछ अनअवॉइडेबल लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉसेस तो हम पहले से ही पता है, तो हम पहले से ही रेट को बढ़ाकर चलते हैं। जैसे हमारा शीशे का काम है, कांच का काम है, अंडे का काम है, एग्स का काम है, तो इस तरीके के कुछ इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड से हम पहले से ही रेट को बढ़ा देते हैं। अगेन थ्योरेटिकल है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, एक क्वेश्चन हमने किया था जहां पर हमें बोल रखा था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लास्ट रेट पर करेंगे जो हमें मिला है, तो यहाँ पर हमेशा ही इशू इन केस ऑफ दिस मेथड ऑल रिसीट ऑफ मटेरियल रिकॉर्डेड एट एक्चुअल प्राइस बट ऑल इशूड आर रेट एट द स्टैंडर्ड प्राइस। जो भी इशू होगा वो स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से हम इशू करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड प्राइस हमने फिक्स कर दिया, हर बार माल उसी के रेट से इशू होता चला जाएगा। आपको ये जैसे हमने हीफो करा, स्टैंडर्ड कॉस्ट करा, आपको इस मेथड के क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन क्योंकि सिंपल है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है,
इसलिए मैं आपको ये सब करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स है 20 रुपये, तो 20 रुपये के हिसाब से हमें इशू करना है हर एक रेट, और हमें बताना है कि प्राइस में कितना वेरिएंस मतलब चेंजेस आएंगे और उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी। बच्चों अभी तो जनरल एंट्री हमने सीखी नहीं है मटेरियल के चैप्टर में, वो एक अलग चैप्टर होता है जहाँ पर हम सीखते हैं, लेकिन स्टोर लेजर कैसे बनेगा वो हम बहुत आराम से इसमें बना सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए ओपनिंग 1 अप्रैल को हमारे पास 100 यूनिट आया है 20 रुपये के हिसाब से, 2000 का माल हो गया। तो बैलेंस में मैं लिख देता हूँ 100 यूनिट्स 20 के हिसाब से 2000, ठीक है। अब हमारे पास 3rd को फिर से आया 650 यूनिट 19 के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम क्लोजिंग स्टॉक पे अमाउंट रेट लिखें, क्योंकि हर रेट जो इशू होगा वो तो 20 रुपये के हिसाब से ही होगा। तो 650 यूनिट जो हमारे पास आई हैं 19 रुपये के हिसाब से 12,350 की, तो क्वांटिटी बढ़ के हो गई 750, अमाउंट हो गया 14,350। अब इशू है 6 को। अब जब हमें 6 को इशू करना है 6 अप्रैल को 100 यूनिट्स, तो उसके लिए क्वेश्चन में बता रखा है 20 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे हम। तो 20 रुपये 20 के हिसाब से हमने इशू कर दिया, तो हमारे पास 650 यूनिट्स बचा और अमाउंट 12,350। नेक्स्ट है हमारे पास 10th को अगेन इशू करना है हमने 600 यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से 12,000, तो 50 यूनिट्स बचेंगी 350 रुपीज़ की। नेक्स्ट 20 को हमारे पास 20 अप्रैल को 400 यूनिट आ रही हैं स्टैंडर्ड रेट पर ही 20 रुपये के हिसाब से 8,000 की, तो 450 हो गया 8,350। तो बस सिंपल है, जो जो रेट का माल आता जा रहा है लिखते जाए, इशू केवल 20 रुपये पर होगा। कितना सिंपल है, ऐसा आ जाए तो मज़ा ना आ जाए आप लोगों को, कितना ज़्यादा सिंपल है। अब 27 को 250 यूनिट्स हैं 25 के हिसाब से 6,250 की, और हमारे पास बैलेंस में हो जाएगा 700 यूनिट्स 14,600। अब हमारे पास 28 को इशू करना है 500 यूनिट्स 20 के हिसाब से 10,000 की हो जाएंगी, तो 200 यूनिट्स बच जाएंगी 4,600 रुपीज़ की। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 200 यूनिट्स हैं 4,600 का, लेकिन हमें उसको 20 के हिसाब से ही रेट से करना है 4,000 का, तो 6,000 रुपीज़ का हमारा वेरिएंस होता है, इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। और इस वेरिएंस को 600 रुपीज़ के वेरिएंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी आपके लिए इतना ही समझना बहुत है। एक हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में भी हम लोग इस वेरिएंस एनालिसिस को सीखते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को लगभग ख़त्म कर चुके हैं। बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको पता था। बिन कार्ड के अंदर तो बिन कार्ड में केवल क्वांटिटीज़ आती हैं, जबकि स्टोर्स में हम क्वांटिटी और वैल्यू दोनों चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। बिन कार्ड में जैसी ट्रांजैक्शन होती है वैसे लिख देते हैं और उसी समय, जबकि स्टोर में ट्रांजैक्शन होने के बाद में उसको लिखा जाता है। कई बार एक दिन में 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन हो गई तो उसकी समराइज करके एक साथ भी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम मटेरियल लॉसेस की बात करते हैं। जो मटेरियल लॉस होता रहता है हमारे साथ बिजनेस में, माल खराब होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं और उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। वेस्ट।
अगर हम बात करें तो कुछ हमारा बेसिक रॉ मटेरियल ऐसा हो सकता है जो प्रोसेस के दौरान रिकवर ना हो सके, जैसे गैस या धुआं बनकर उड़ जाए, तो उस लॉस को हम वेस्ट बोलते हैं और इस वेस्ट को हम रिकवर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर ये नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस तो हम अपनी कस्टमर से रिकवर करेंगे, तो गुड आउटपुट से रिकवर कर लेंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का पैसा कस्टमर हमें नहीं देगा। तो अननेसेसरी किसी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो वो हमें कस्टमर नहीं देगा। स्क्रैप, स्क्रैप जो माल हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद जो माल बचेगा, कभी हमें बहुत थोड़ा सा माल बचता है, उसकी कटा हुआ छिला हुआ माल बचता है कई बार। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी होती है, उसको जब छिला जाता है उसका बुरादा बन जाता है, उसके छल्ले बन जाते हैं, वो जलाने के काम आ जाते हैं। जब फर्श बनता है, हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे तो फर्श बनता था तो उसकी घिसाई के बाद वो बुरादा डाला जाता था और हम उस पर फिसल फिसल के स्किड मारते थे। लेकिन वो बुरादा हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। तो वो स्क्रैप है, जो माल बच जाएगा उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। अगर बहुत सस्ते दामों पे बिक जाता है तो थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो हमारी कॉस्ट को रिकवर कर देगा, थोड़ी सी कॉस्ट को कम कर देगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जो सेल वैल्यू स्क्रैप की है वो P&L के क्रेडिट में डाल सकते हैं हम एबनॉर्मल गेन की तरह। ये मेथड हम लोग स्क्रैप तब करते हैं जब ना के बराबर हो, बहुत ही कम अमाउंट हो, लेकिन इससे हमारी सही स्क्रैप की कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि वो माल सही था या नहीं। तो ये मेथड अच्छा नहीं है, एबनॉर्मल है अगर तो करना चाहिए, अदरवाइज हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। दूसरा है कि जो नेट सेल प्रोसीड होगी, जो भी हमारे पास पैसा आएगा फाइनली, वो हम लोग अपनी मटेरियल की कॉस्ट को या फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर कर दें। याद करिए जब हम लोग कॉस्ट शीट का चैप्टर पढ़ रहे थे और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ रहे थे डिटेल वाला, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल ऑफ स्क्रैप को फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हुए लेस कर देंगे, या अगर वो बिल्कुल सीधा मटेरियल से रिलेटेड है तो मटेरियल कॉस्ट में से लेस कर देंगे। तो ये वही बात बता रखी है और बिल्कुल सही बात बता रखी है। इससे हमारी मटेरियल या ओवरहेड की कॉस्ट को रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन लिखा है द मेथड फेल्स टू सिक्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द स्क्रैप अराइजिंग इन प्रोसेस ऑफ जॉब्स। तो ये मेथड सूटेबल वहाँ है जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन ऑर्डर हमारे हाथ में है और अलग अलग ऑर्डर अलग अलग जॉब से रिलेटेड हमें पॉसिबल नहीं है देखना कि कहाँ से स्क्रैप कितनी आ रही है। तीसरा है कि द वैल्यू ऑफ रिलायंस फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिटेड टू पर्टिकुलर जॉब और ऑपरेशन। जहाँ पर जिस जॉब के लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ की स्क्रैप उसी की कॉस्ट को रिड्यूस कर दे। सबसे ज़्यादा सेकंड मेथड चलता है हमारा, कॉस्ट हम मटेरियल में से की कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं या ओवरहेड को रिड्यूस कर देते हैं। नाउ स्पॉइलेज, इफ स्पॉइलेज रिफर्स टू गुड्स डैमेज बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो माल खराब हो गया है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता और आगे फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर उसे ऐसे ही बेचना पड़ेगा, उसे हम स्पॉइलेज कहते हैं। ये स्क्रैप से डिफरेंट है, डिफरेंस दे रखा है। स्क्रैप ऑलवेज अराइजेज, हमेशा स्क्रैप आएगी अगर आनी है तो, लेकिन स्पॉइलेज कभी कभी आएगा। स्क्रैप की वैल्यू कम होगी, स्पॉइलेज की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। और स्क्रैप में माल केवल खराब होता है, जबकि स्पॉइलेज में हमारा लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी नुकसान होता है, क्योंकि हम जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो बनाते हुए हमारा खराब हुआ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही है, नॉर्मल है तो हम अपनी कॉस्ट को कस्टमर से रिकवर कर लेंगे, लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। सैल्वेज, the material which is retrieved from spoilage work is known as salvage. This material is usable in production. It may be credited to account for, अगर हमारा कुछ माल ऐसा बच गया जिसे ठीक किया जा सकता है या कुछ हमारा स्पॉइलेज को बेचकर जो पैसा मिल जाएगा उसे हम सैल्वेज वैल्यू भी बोल देते हैं। डिफेक्टिव्स, डिफेक्टिव किसे कहते हैं हम लोग,
इसमें वो वाला माल आएगा जिसको ठीक किया जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाकर, और उसको ठीक करा जा सकता है। स्पॉइलेज को ठीक नहीं किया जा सकता, डिफेक्टिव को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, स्पॉइलेज को सेकंड या थर्ड नाम से बेचा जाता है क्योंकि वो ठीक नहीं होता, खराब का खराब माल ही बेचा जाता है, जबकि डिफेक्टिव पर खर्चा करके उसे ठीक किया जा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमेशा की तरह वही है, नॉर्मल है तो हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे इससे, और अगर एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। एट द एंड स्टॉक ऑडिट, जो ऑडिट है वो ज़रूरी है कराना अपने माल का, ताकि हम फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकें स्टॉक की, और समय समय पर पता चल सके कि कहीं चोरी तो नहीं हो रहा है और उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। ये दो तरीके का होता है, पीरियोडिक या कॉन्टिन्यूस। पीरियोडिक मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हम ऑडिट करें, फिजिकल वेरिफिकेशन करें 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, क्वार्टरली। और कंटिन्यूस में रेगुलर बेसिस पर हम उसको चेक करते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे चेक करने का फ़ायदा होता है हमें बिजनेस को बंद नहीं करना पड़ता, जबकि पीरियोडिक में तो क्योंकि साल में एक बार या हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हमें रोकना पड़ता है सारा काम। और कंटिन्यूस के और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को डर लगा रहता है कि रेगुलर बेसिस पे चेकिंग हो रही है, कुछ चोरी करा या गड़बड़ घपला करा तो पकड़े जा सकने का डर है। तो हमें और भी पता चलेगा कहीं माल बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज तो नहीं है, पड़े पड़े ख़राब तो नहीं हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता चलेगी। हमने काफ़ी समय साथ निभाया इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप एक लगभग 20 मिनट के आसपास की एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रखा है। चैप्टर के बाद में आप देख सकते हैं कि हमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये भी आपको फाइल मिल जाएगी। इन केस आप चाहते हैं कि ये हार्ड कॉपी मिले तो हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको पेन ड्राइव में इसकी सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाएगी। तो ये चैप्टर हो सकता है कई बच्चे ये देखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर काफ़ी बड़ा है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये 5 नंबर का भी आ गया और 5 से 10 नंबर का भी आ गया तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है हमारे एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स लाने हैं। इसकी कदर आपको तब पता चलेगी, उस बच्चे से पूछिए जिसके 39 आते हैं और वो फेल हो जाता है या एग्रीगेट में 1 नंबर कम रह जाता है। तो मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर आगे भी बहुत जगह काम आता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। इसके साथ साथ आप स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और अलग अलग ऑथर की बुक्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप या SMS के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करने से बचिए, क्योंकि कॉल अगर मैं उठाऊंगा नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट्सएप या SMS के थ्रू आप बताइए, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपसे कॉल बैक करके बात कर लूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए बच्चों। खूब पढ़ाई करिए, अच्छे से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।